तो देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है उसके लिए जरूरी है कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन पता हो IS2। तो पहली जो इंटेंशन जो होनी चाहिए हेल्ड फॉर सेल, पहले दिन से वो इन्वेंट्री काउंट होती है। अच्छा बाद में इंटेंशन हुई तो फिर वो हो सकता है 16 हो पहले, मतलब चला रहे हो उसको, बाद में ख्याल आया अचानक बेचने का, तो उसका मतलब IS2 नहीं होगा, वो फिर हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 तक जाएगा गेम पूरा। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किसको कहते हैं? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो रोजाना, डेली, डेली का जो काम है ना हमारा बेचने का होता है, इसीलिए इन्वेंट्री है। तो शोरूम में जो कार खड़ी हुई है वो क्यों रखी है उसकी? खत्म, इन्वेंट्री है उसकी, वो उसको गुड्स कहता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को गुड्स कहता है। नहीं नहीं, वो बेचने के लिए तो है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी गुड्स ही कहता है इन्वेंट्री। सही है, भले वो शोरूम में खड़ी हुई या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बन रही है, रोजाना हजारों गाड़ियां बन रही हैं, लेकिन है तो उसकी इन्वेंट्री ना। सही है। तो एक तो डेली बेसिस पे बेचना हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और हेल्ड फॉर सेल बेचने के लिए ही रखा हो, तो हर उस चीज को क्या मानना है? उसको इन्वेंट्री मानना है आप। सही है। अच्छा देखो, बात चल रही थी IS2 की, स्टार्टिंग चल रही थी हल्की सी। इसमें हम कह रहे थे कि IS2 इन्वेंट्री लगता किस पे है, कौन सी चीजें इसमें क्वालिफाई करती। तो जिन चीजों के साथ दो बातें जुड़ी हुई हो वो IS2 है। पहली बात, हेल्ड फॉर सेल, डे वन से क्या सोच के रखा हो, डे वन से। सही है। और दूसरा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, डेली यही सोचते हैं, रोजाना यही सोचते हैं इसको बेच देना है, तो फिर तो वो इन्वेंट्री है। सही है। तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं, वो इन्वेंट्री बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, तो इंटेंशन क्या है पीछे उसके? बेचना। तो IS2 है। सही है। अब इसमें छोटी चीज हो या बड़ी बड़ी चीज हो, आपने कंपनी सुनी है कैटरपिलर, क्या बनाती हो? कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी मशीनें, सोच है आप, बहुत बड़े, पुरानी कंपनी है। तो क्या वो बड़े बड़े ट्रक्स, बड़ी बड़ी मशीनें सब क्या है उसके लिए? इन्वेंट्री रखे होते हैं डिस्प्ले में, लोग खरीद के ले जाते हैं। लेकिन देखो जो खरीद के ले गया उसको बेचनी है, तो वो उसके लिए IS16 है। हाँ देखो फर्क हो गया, जो ले गया उसके लिए 16 है, लेकिन जो बेच रहा है उसके लिए 2। क्योंकि जिस जो ले गया ना वो उसको फ्यूचर बेनिफिट देगी, यूज करता रहेगा उसको, और हो सकता है उसका रेंट का मूड हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। बड़ी बड़ी कंपनीज है भाई, वो चीजें रेंट पे देती है। हाँ, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज पे खेलेंगे फिर हम। असल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ना, उसमें तीन ही चीजों को डिस्कस करना है हमेशा जब IS40 पे पहुंचेंगे। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी लैंड, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो दोनों कंबाइन हुई भी, इसके अलावा अगर कोई भी चीज रेंट पे दे रहे हो तो वो लीज है। मशीनें, इक्विपमेंट, गाड़ियां, घर, ये सब चीजें। चलो घर तो फिर भी देखा जाए तो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी में ही आ जाएगा उसमें, क्योंकि वो हाउस है ना, हेड ऑफिस भी है। लेकिन उसके अलावा भी आजकल रेंट पे बहुत सी चीजें चल रही, तो वो फिर लीज में आए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन को मीट नहीं कर पाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। दूसरी बात, इन्वेंट्री कितने तरह की होती है, लिखा हुआ है देखो सर, कंफ्यूजन है तो देख भी लो। रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री है भाई, सीधी सी बात है। और वर्क इन प्रोग्रेस भी क्या है, क्योंकि इसका अलग डिपार्टमेंट होता है ना कंपनी में। एक जगह वेयर हाउस में रॉ पड़ा हुआ है, रॉ के साथ वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ी रखेंगे, पता नहीं आपको, क्योंकि वो इनकम्प्लीट गुड्स हैं, कुछ काम हुआ हुआ है कुछ काम नहीं हुआ हुआ, एज पर कॉस्टिंग। और फिनिश क्या है, बस आप बेचना ही रह गया उसका ना। इसका मतलब है इसका गोडाउन अलग होना चाहिए। तो तीन हो गए, तो रॉ मटेरियल अलग पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस की गुड्स अलग है, मिक्स नहीं होनी चाहिए, और फिनिश अलग पड़ा हुआ है जो बेचने की नीयत से है। तो अब ये बताओ कि अच्छा डायरेक्ट परचेज क्या होता है? मिडिलमैन वाला काम, किसी से भी या किसी को भी। अब यहाँ ट्रेडिंग बिजनेस ध्यान में रखो, ऊपर सब मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था, तीन स्टेप होते हैं ना, रॉ, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। लेकिन अगर मैं इम्तियाज की बात करूं, दराज की बात करूं, तो
ये क्या बनाते हैं कुछ ये चौथे वाले पे चलते हैं, डायरेक्ट परचेज। और हैरत की बात, ये कहते हैं हम आपकी इन्वेंट्री को ओन थोड़ी करते हैं, हम तो कमीशन एजेंट है। तो चालाक है, इन पे रेवेन्यू लगता है IFRS 15, क्योंकि गुड्स तो वो दूसरों की बेचते हैं। अगर कोई चीज वापस आ जाए रिटर्न, तो किसका रिटर्न है ये? दराज का रिटर्न है, सवाल ही नहीं है। वो कंपनी को वापस करता हूँ कि तुम्हारा रिटर्न आए जाओ। सीधी सी बात है, क्या जबरदस्त मिडिल मैन गेम खेल रहे हैं ना भाई। बिक गया तो कमीशन, नहीं बिका तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ वो अलग बात है, पब्लिसिटी, राइडर, सैलरी, वो सब खुद दे। एक सिस्टम सर्विस सेक्टर चला रहे हैं वो, लेकिन गुड्स उनकी अपनी। फूड पांडा की अपनी गुड्स नहीं है, तो अमेजोन हो गया, ये इस तरह की बड़ी बड़ी साइट्स हो गई, ये कामयाब क्यों है? क्योंकि ये मिडिल मैन का काम करता है। तो यहाँ पर कोई फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल थोड़ी होता होगा, यहाँ डायरेक्ट क्या होता होगा? इज इट पॉसिबल एक कंपनी फिनिश भी बनाती है और डायरेक्ट परचेज भी करती है? चलो पॉसिबल है। कैसे? तैयार होता है कि वो कुछ प्रोडक्ट्स अपनी ही बना रहे हैं और कुछ लोग जैसे वो ये तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूनिलीवर सेफा, तो वो चीजों के बॉक्स खुद थोड़ी बनाती होगी, हो सकता है बॉक्स किसी अच्छी कंपनी को ऑर्डर दे देती होगी, वहां से बन के आ जाते होंगे बॉक्स, या पैकिंग मटेरियल बाहर से आ जाता होगा। वो है डायरेक्ट परचेज। तो अब बताओ इन चारों में से NRV किसकी होती होगी? ऐसी फ्लंक खेल रहा हूं, वो तो होनी चाहिए। और वर्क इन प्रोग्रेस की नहीं होती, वो भी कंप्लीट ही नहीं हुआ तो कहां से होगी उसकी? और डायरेक्ट परचेज, क्योंकि वो फिनिश्ड है एक तरह से। और आगे जाके पढ़ेंगे फर्स्ट टाइम FR के लेवल पे, या आज की क्लास में हो जाए, हो सकता है कि रॉ और वर्क इन प्रोग्रेस इसी की भी, इसकी भी NRV करते हैं। लेकिन बहुत ही नीचे लिखा है बुक्स में, सिवियर सर्कमस्टांसेस, वो सिखाऊंगा मैं। वो क्या रीजंस होते हैं कि आपको NRV के लिए इन तक जाना पड़ गया, वरना उसूलन तो NRV टेस्टिंग से फिनिश्ड और डायरेक्ट परचेज की होती है। और सर लॉजिकल भी है, कैसे? आप रॉ थोड़ी बेचते हैं, आप वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं बेचते, आप क्या बेचते हैं? या फिर डायरेक्ट परचेज वाली चीज। तो इनकी NRV होनी भी चाहिए, लेकिन रॉ या वर्क इन प्रोग्रेस की कब होगी, ये एक सवाल है। अच्छा, तो उसको सीखेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फर्स्ट करो, हम मैन्युफैक्चरिंग साइट पे हैं, तो पहले रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे ना, तो खरीदने का प्रोसीजर याद है? उसकी एक लिस्ट प्राइस होगी, जो कि सप्लायर से बात चल रही होगी, और वहां पे भी ट्रेड डिस्काउंट की बात चलेगी, बहस चलेगी। और अगर ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो हमारी प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। अब ये बताओ कि ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, फर्स्ट करो 5%, या रिबेट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई फायदा मिल गया। रिबेट मतलब गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट। सर ये क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है खरीद लो आप, इतने पैसे हम वापस कर देंगे आप, रिबेट कहलाती है। और एक होता है सप्लायर से ही बात कर ली, भाई कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट है तो बताओ ताकि हम डील स्टार्ट करें, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो सर फिर एक होता है कैश डिस्काउंट, वो भी तो होता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत फर्क है। ट्रेड डिस्काउंट इज द ऑन स्पॉट, कैश डिस्काउंट इज नॉट द ऑन स्पॉट सेटलमेंट डिस्काउंट। वो कब होगा? जब आप कैश देने जाओ। ये बताओ बाय करते वक्त हो रहा है या पैसे देते वक्त? अकाउंटिंग कहता है इस डिस्काउंट का आपकी इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी इनकम है, जाओ इनकम में ले जाओ। क्या समझे? क्योंकि आपकी एंट्री क्या पास हुई होगी बताओ? अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट। अब बताओ इस पूरी एंट्री में परचेजेस कहाँ है? इन्वेंट्री खरीद के लाते वक्त एंट्री क्या पास करते हैं? परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। लेकिन जब डिस्काउंट मिलेगा तो एंट्री पास होगी पेबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और कैश और बैंक क्रेडिट, ये होती है। इसमें परचेज कहाँ है? सही है। लेकिन एक बात बताओ, ये बुक्स में लिखा हुआ, अगर कंपनी कभी कैश डिस्काउंट वो जो है ना वो मना नहीं करती, हमेशा अडॉप्ट, मतलब पास्ट में एक दफा ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कैश डिस्काउंट ना लिया हो, तो अकाउंटिंग का एक रूल है कि आप उसको परचेज में से उसी दिन उसी वक्त माइनस कर सकते। लेकिन शर्त क्या है इसकी? पास्ट में कभी आज तक, ये वर्ड लिखा हुआ था, आपने कभी डिस्काउंट मिस नहीं की। कैश डिस्काउंट आप हमेशा डिस्काउंटेड ही देते, तो फिर हम ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, फिर हम वेट करेंगे उस दिन का, जो दिन आपको 5 दिन दिए हुए, 10 दिन दिए हुए।
मैं एक ईयर नहीं कह रहा हूं, मैं एक दिन कह रहा हूं, एक एक ट्रांजेक्शन में कह रहा हूं मैं। वैसे भी किसी चीज को स्मूथली पेमेंट क्या कहते हैं, जब आप फ्रीक्वेंटली एक काम कर रहे हो, और इसके लिए सालों नहीं, साल भी बहुत। एक साल में 5 दफा सप्लायर से सप्लाई खरीदी, एक दफा भी डिस्काउंट मिस, इसको अकाउंटिंग कहता है, इट्स अ हैबिट ऑफ अ कंपनी, डू नॉट मिस द कैश डिस्काउंट। तो अब आप कर सकते हैं अगले सालों से, और ऑडिटर को भी समझाएंगे कि भाई डिस्काउंट जब तक दिया नहीं या पेमेंट नहीं की तो रिकॉर्ड कैसे किया। मैंने कहा कभी छोड़ा है हमने? फिर कैसे बता, जाओ पास देख लो जाके, तुम इतना प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ इस सिचुएशन में हमें पहले दिन ही डिस्काउंट रिसीव को माइनस करने की इजाजत है, वरना नहीं। तो ये सिचुएशन याद रखनी चाहिए कि कब हम डिस्काउंट रिसीव भी डे 1 पे क्या कर सकते हैं, वो पास्ट की वजह से, अदरवाइज ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सेंसलेस ही, सेंसलेस बात हो गई। तो सेंसफुल तो नहीं, जब तक कि वो इवेंट ना आए तो कैसे किया आपने। चलो फर्स्ट करो 38,000 पे डील फाइनल हो गई, और ये चीज बाहर से आ रही है, ये रॉ मटेरियल जो मेरा बाहर से आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट लगी होगी, उसके बाद कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। यहाँ थोड़ा सा डिबेट है मेरा, अगर ये रिफंडेबल कस्टम ड्यूटी है, रिफंडेबल टैक्स है, क्लेमेबल टैक्स है, तो नहीं ले सकते। याद होगा सेल्स टैक्स थोड़ा बहुत, अगर हमारी कंपनी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है तो जहां जहां से खरीदते होंगे उसका टैक्स क्लेम कर देते होंगे, और टैक्स के एडजस्टमेंट मिल भी जाती होगी हमें। तो अकाउंटिंग कहता है सेल्स टैक्स इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, फिर बिल्कुल क्या करें, ऐड करना पड़ता है, मजबूरी है। अच्छा, इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी साइलेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि वैसे कौन सी रिफंडेबल होती। बहुत ही रेयर केस पे कोई मुल्क मिल जाए अच्छा, कोई अच्छी गवर्नमेंट हो, अच्छे एनजीओ से कोई बात हो जाए, या इंटरनेशनल ट्रीटी कोई पास हुई भी है हमारी, तो माफ हो जाती है, वरना कौन माफ करता कभी। रिफंडेबल और रिकवरेबल आज नहीं मिल रहे तो कल परसों मिल जाएंगे, एक हफ्ते में मिल जाएंगे, 2 हफ्ते में मिल जाएंगे, बट है रिकवरेबल तो नहीं ले सकते, मना है। तो अगर साइलेंट है तो लिख देना, अगर रिफंडेबल या रिकवरेबल के साथ लिखा हुआ है तो इग्नोर कर देना। सही है। इंश्योरेंस इन ट्रांसिट ये क्या होती है? रास्ते की इंश्योरेंस। अगर मुझे लगता है पोर्ट से आ रहा है, शिप से आ रहा है, बाय रोड आ रहा है, बाय एयर आ रहा है, अगर डीएचएल वगैरह से आ रहा है तो वो तो इंश्योर्ड ही होता है, वो आपको सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इसलिए महंगा भी बहुत है। लेकिन अगर उसने बोला भाई जिम्मेदारी चीज की मेरी नहीं है, ट्रांसपोर्ट दे दूंगा मैं, तो फिर मुझे इंश्योरेंस खुद करानी पड़ेगी। इस इंश्योरेंस को कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांसिट। लेकिन सर एक और इंश्योरेंस भी तो होती है, फायर इंश्योरेंस। आग लग जाए तो ये इंश्योरेंस कब वैलिड होगी पता है? जिस वक्त गुड्स पहुंच जाए, वेयर हाउस में आ जाए, उसके बाद जल जाए। ये पहुंच गए या पहुंच रहे हैं? पहुंच रहे हैं, इस दौरान आपने कहा आने आने में टाइम लगेगा, फायर इंश्योरेंस भी करा लेते हैं। तो फायर इंश्योरेंस क्लेम वाले मानेंगे इस बात पे, अगर आपका पोर्ट पे जल गया, या आपके प्लेन का नेचुरल डिजास्टर आ गया, वो प्लेन क्रैश हो गया, तो उसमें इन्वेंट्री आ रही थी आपकी, तो वो मानेंगे? बोलेंगे सर उस वाली फायर का इंश्योरेंस नहीं किया था, आपको अगर करवाना ही था तो आप इंश्योरेंस इन ट्रांसिट करवाते, ये फायर इंश्योरेंस क्यों करवाया आपने? फायर इंश्योरेंस तो मतलब ये होता है कि 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अगर इन्वेंट्री को कोई मसला हुआ, वेयर हाउस को कोई मसला हुआ, हम रिवर्स करेंगे, तो वो बाय नेचर एक्सपेंस होता है। तो हमेशा देखिए, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जब I16 पढ़ेंगे, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 16 पढ़ेंगे, इसकी मेंटेनेंस सर्विस थोड़ी होती है। इसमें तो एक ही चीज का डर होता है कि जल वल ना जाए या चोरी वोरी ना हो जाए, उसका हम इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन सर वो इंश्योरेंस वैलिड कब होता है? पहुंचने के बाद, उससे पहले नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, उसकी वजह है वो एक्सपेंस है। अच्छा फर्स्ट करो अच्छे मुल्क में, अच्छे मुल्क में तो मतलब क्या निकलता है? हाँ, अगर आप अच्छे मुल्क में हैं तो फिर तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है, पुलिस अच्छी होती है, सिक्योरिटी बेहतरीन होती है, हमें बहुत सारे काम कराने नहीं पड़ते। चले आप अपनी इन्वेंट्री की सेफ्टी के लिए वो करवा रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरास लगवा रहे हैं, इस पैसे को कहाँ डालू? एक्सपेंस में जाएगा लॉजिकली। या आप गार्ड रखवा रहे हैं, अब
वेयर हाउस में चीज रखवा रहे हैं, उसके लिए मैनेजर भी रखा हुआ है, सुपरवाइजर भी रखा हुआ है, तो सारा एक्सपेंस। क्योंकि बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो वेयर हाउस में रखते ही नहीं। क्या ख्याल है? बनाया कंटेनर आउट, जाओ भाई हम ही रख रहे, तो उनकी कॉस्ट बच जाती है। उनको पता है हम किसी भी डाल भी नहीं सकते, ये इससे बेहतर नहीं है कि रखे ही नहीं। ये भी हो सकता है। अच्छा, फिर हैंडलिंग कॉस्ट क्या होती है? वो सुना है आपने, जो लेबर को बुलाते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई तुम एक काम करो, जरा यहाँ रख दो, वेयर हाउस तक पहुंचा दो, तो उसमें फिर वेजेस या हैंडलिंग कॉस्ट होती है। ये भी हर बार एक ही दफा होती है, याद होगा। एक ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ाते हैं आप, पढ़ा होगा, कॉस्टिंग में पढ़ा होगा। हम चाहते हैं ये ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट ना कम से कम करें, क्योंकि हमें ये नुकसान दे रही है। अब आप बार बार हर 2 हफ्ते बाद ऑर्डर कर रहे हैं, तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको तंग करेगी। क्या हाल है? और हैंडलिंग कॉस्ट, बार बार वेजेस उस पर बुलाओ, लेबर को रखवाओ। अब अगर आप लेबर को कहते हैं कि 5 ट्रक आ रहे हैं, इसको ट्रांसफर करना, तो आपको फायदा भी है। बनस्बत आपके रोजाना दो एक आधा ट्रक आ रहा है, तो लेबर कहती है हमें फुल टाइम तो इंगेज करो कम से कम। तो आपको महंगी पड़ती है, फिर थोड़ी देर के लिए महंगी पड़ती है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए सस्ती पड़ती है। तो वेजेस क्योंकि स्टार्ट होने से पहले देनी पड़, अभी तक पूरा रॉ मटेरियल प्रोसेस नहीं हुआ, अकाउंटिंग कहते हैं उसको भी एक्सपेंस ऐड करें। सही है। इसके अलावा मटेरियल जो यूज है उसकी अमाउंट आ गई आपके पास, से फॉर 41200। अच्छा, फिर आपने उस पर लेबर लगाई होगी ताकि वो प्रोसेस हो। तो जब दोनों को ऐड किया तो बनती है प्राइम कॉस्ट, याद होगी। मटेरियल और लेबर ऐड हो जाए तो बनती है प्राइम कॉस्ट। और लेबर और एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन रिलेटेड, अगर ऐड हो जाए तो बनती है कन्वर्जन कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स और एफओएच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, प्रोडक्शन रिलेटेड। एडमिन वाले, नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड, सेलिंग वाले, वो हमको नहीं चाहिए। सही है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कन्वर्जन कॉस्ट बनेगी। अच्छा, तीनों को ऐड कर दें, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को। 3 नाम, प्रोडक्शन कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो अच्छा लगे। ये आपको क्यों पढ़ाया? ये तो कॉस्टिंग का एरिया था। लेकिन IS2 जो है ना, वो मैन्युफैक्चरर के लिए भी है, ट्रेडर के लिए भी है, सर्विस सेक्टर के लिए भी है। तो इसलिए सारे पढ़ाना पड़ता है, पूरे कंप्लीट। तो अब ये बताओ, एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर घर बना के अपने पास रखता है क्या? वो तो बना बना के देता है। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टर का एक एक ईंट, एक एक लेबर, एक एक सीमेंट की थैली, एक एक लेब, बट हर चीज क्या है, सब इन्वेंट्री है। वो सब ऐड करता है उसको, और घर बना के आपको दे देता है। उसके बीच में उसको कभी कभी लीगल फीसेस भी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। वो भी किस पे डाल देगा वो? बोलेगा सर ये लॉ था असल में, तो मैंने आप पे डाल दी, यही होता है आजकल तो। वो भी डाल देगा। अगर उसने सुपरवाइजर रखा, वो भी डाल देगा, वो कहेगी सुपरवाइजर जरूरी था। क्या ख्याल है? सुपरवाइजर क्या होता है? डायरेक्टली रिलेटेड तो होता है। और फर्ज करो उस जगह पे बनाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना था, वो भी इसमें आएगा। फिर उसकी लाइसेंस की जो एमोटाइजेशन है, इतने चालाक हैं, वो भी इसमें आती है। जेब से क्यों देगा वो? मशीनें रेंट पे उठाई आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका रेंट। और अगर मशीनें खरीद के आपके प्रोजेक्ट में लगा रहा है, तो उसका डेप्रिसिएशन। वो कह रहा है बनाई किसके लिए रहा हूं मैं, तो उससे तो जहां जहां मुझसे रिलेटेड कॉस्ट मिलेगी बनाने से पहले, मैं तो डाल दूंगा उसमें। जो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, जेब से क्यों देगा भाई अपनी? सही है। तो ये सारी की सारी कॉस्ट ऐड करनी होती है, तब जाके क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। और इन सारी झंझट से पाक कौन है? जो डायरेक्ट खरीदता है, उसको इस प्रोसेस से गुजरना ही नहीं होता कभी भी। बस प्रॉफिट मार्जिन रखो, बेचो, बस पैसे कमाओ बैठ के। सही है। अच्छा, अब एक लिस्ट है जिसका मतलब है कि कौन सी कॉस्ट किसी सूरत में भी इन्वेंट्री में नहीं जानी चाहिए। ये तो सारी लिस्ट किस चीज की थी? जो जानी चाहिए, इन्वेंट्री में जानी चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं नहीं जानी चाहिए। अब मुझे समझाओ क्यों मना कर दिया अकाउंटिंग ने इसको? अब नॉर्मल लॉसेस को मना कर दिया, नॉर्मल को अलाउ कर दिया। यहां से जो है नमाज के बाद करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक दे दो। इसको पढ़ लो, इसको मसला होता है डिस्कस यहीं से करें।
सर ये बताओ नॉर्मल एब्नॉर्मल लॉस होता क्या है? तो इसका मतलब है नॉर्मल लॉस के लिए आप मेंटली तैयार होते हो। वो गुड यूनिट्स पे वैसे भी स्प्रेड हो जाता है, उस पर तो ना ऑडिटर को कोई एतराज है ना आपको। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, मतलब लिमिट से ऊपर चले गया, तो आप उस कॉस्ट को लॉस कहाँ डालेंगे? उसको इन्वेंट्री में नहीं डाल सकते, वो ओवर स्टेट हो जाएगी। और फिर जब एनआरबी टेस्टिंग में पहुंचेगी साल के आखिर में, तो वहाँ मसला करेगी आप। इसीलिए यू कैन नॉट ट्रांसफर एबनॉर्मल लॉसेज, जो कि खुद की गलती है आपकी, इन्वेंट्री में डाल के कस्टमर से निकलवाना चाह रहे हो। ये गलत है। सही है उसूलन। नंबर टू, सेलिंग एक्सपेंस। आपसे हैवी कमीशन, हैवी मार्केटिंग, हैवी एडवर्टाइजमेंट हो गई, तो ये कसूर आपका है ना सर। आप इस एक्सपेंस को किस पे डाल रहे हैं? कंपनी में क्या डालेंगे? उस पर इन्वेंट्री पे क्या डालेंगे? गलत हो जाएगा ये। मतलब फर्ज करो कि अगर कोई कैंपेन चलती है किसी कंपनी की, किसी सेलिब्रिटी के साथ, उसने ठीक ठाक पैसे भी लिए उससे, उस एड को बनाने के। उसके बाद जब प्रोडक्ट मार्केट में आई, तो वो 100 रुपये वाली प्रोडक्ट 1,000 की थी, तो लोगों ने पूछा भाई 1,000 की क्यों हो गई? कह रहे हैं उसको पैसे दिए थे ना हमने। तो लोग कहेंगे जब बिक जाए ना सारी ये 1,000 वाली, तो जब 100 रुपये वाली वापस आ जाए, तो हम खरीद लेंगे। क्योंकि आपने अजीब हरकत की है, मतलब आपने वो पैसे हमसे निकलवा लिए। हमने तो नहीं कहा था हैवी मार्केटिंग। इसीलिए कहते हैं, शायद आपको याद हो, सन कॉस्ट है ये। ये जो मार्केटिंग की कॉस्ट होती है ना, ये एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट होती है, ये संक होती है। इससे जो रिजल्ट आएगा वो किस्मत है आपकी, सेलिंग अच्छी हो जाएगी और ये सब हो जाएगा। बट आप किसी से डायरेक्टली रिकवर नहीं कर सकते उसको, कि इस पे डाल के उसको निकाल लिया, ऐसा नहीं होता। तो सेलिंग एक्सपेंस कैन नॉट बी द पार्ट। तीसरा, एडमिन एक्सपेंस। आपने लोग रखे गार्ड के तौर पे, आपने उसकी सेफ्टी के लिए लोग रखे, आपका कसूर है ना सर ये तो। जगह का रेंट, चीजों की पैसे की तो आप खुद दोगे ना, हम क्यों देंगे? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी नहीं हो सकते। मतलब आप ये कह रहे हो कि इन्वेंट्री को संभालने के लिए हमें बहुत सारे लोग रखने पड़े, सर आपका मसला है। इन्वेंट्री के बनने के बाद अच्छी कंपनीज तो अपने पास रखती ही नहीं। क्या करती हैं? आउट करो भाई इसको, स्टोरेज कॉस्ट बचाओ। क्या ख्याल है? क्योंकि कल को खराब हो जाए, जल जाए, तो मेरे सर पे ही आएगी बात। इससे अच्छा ट्रांसफर ना हो जाए किसी और के पास। चौथा, स्टोरेज कॉस्ट। सही बात है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी हम अपने सर पे नहीं रखते। अब ये करेंसी लॉसेज नई चीज सीखोगे फर्स्ट टाइम। करेंसी लॉसेज कब होता है? जब हमारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है। अब रॉ बाहर से आया, उस वक्त का रेट कुछ और था, फिर प्रोसेस हुआ, प्रोडक्ट बना, बिका, पैसा आ गया। अब उस पैसे को पे करने जाओगे ना कुछ महीनों बाद, तो जब रेट देखा तो बदल गया वो। तो अगर वो बढ़ गया तो करेंसी लॉस हो गया, और अगर कम हो गया तो करेंसी गेन हो गया। लॉस हो या गेन, इन्वेंट्री भी नहीं डाल सकते। तो आपका पर्सनल मैटर, वरना ये नाजायज हो जाएगा उस कस्टमर पे, नाजायज। तो 5 कॉस्ट तो ये हो गई, जो थ्योरी के लिए भी याद रखनी है, और कभी अगर आ जाए सवाल में तो इग्नोर करनी है। एक बात ये हो गई। और ये वो सारी कॉस्ट है जो रेलिवेंट है, इनको भी ध्यान में रखना है। अब इस जो अभी थ्योरी डिस्कस हुई, अभी तक मैंने कोई खास प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया, इसके ऊपर भी किट में सवाल है। क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टूडेंट कहते हैं सर कहाँ से आएंगे? मैंने कहा देखो, जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही थ्योरी है। वो जो स्टैंडर्ड की बातें कर रहा हूँ, फिर बाद में प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है उसका। लेकिन वो जो थ्योरी की बातें हैं, वो सुननी भी गौर से, हैंड आउट भी गौर से देखना है उसका। उसमें वो खाली काम की बातें होंगी जो थ्योरी में आ जाएंगी। आप थ्योरी अगर आपकी स्ट्रांग होगी ना, आपका कम से कम 20 से 25 नंबर का पेपर जो है ना, वो थ्योरी रिलेटेड ही होगा। काम काम की बातें पूछ लेता है, टिक लगाओ, आगे बढ़ो, टाइम बचाओ अपना। पता चला वहां बैठ के सोच रहे हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए था। देखो अब तो सोचने का टाइम खत्म। वहां बैठ के थ्योरी सोचते नहीं है, वो टाइम खा जाएगी आपका पूरा। अब बताओ, इससे रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यूज कराता हूँ, देखता हूँ आपको कितना समझ में आया। अब ये क्वेश्चन है किट का, इसको नोट भी करते रहा करो साथ साथ, जब टॉपिक हो रहा हो ना, कि मैंने कौन सी किट का कौन सा सवाल किस टॉपिक में करवा दिया था, आपके फायदा ही रहेगा इसमें। तो ये कैप्लान की किट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 63, एमसीक्यू नंबर 63, कैप्लान। इसको जरा ट्राई करो, कितना समझ में आया।
डन है मसला। बी डी और ई, ये आंसर है सही। बी डी ई आंसर है इसका। ए क्यों नहीं है भाई? हाँ ये तो नहीं आएगा। सी क्यों नहीं है? ये नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, जो सॉरी नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड है, इसलिए ले सकते हो इसको। और डी तो ले लिया होगा ना। ई, ई भी है डी भी है, एफ नहीं है। Abnormal। अच्छा इन सब की मैं फिगर्स दे दूं तो भी सेम रूल होगा, कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे। सही, चलो ट्राई करो। एमसीक्यू नंबर 65 क्या प्लान? 3.5 और कोई? 3.5 और 3.5 और बताओ भाई। 3.45, एक और आंसर आ रहा है 3.45। 4-5 भी आ गया, दो हो गए 4-5 वाले। और कोई बताओ। बाकी भी बता दो अपना ऑप्शन जो भी समझ में आ रहा है। हम्म। अच्छा ये देखो, अगर लाइन से चले ना तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो लेनी ही थी वैसे भी, इम्पोर्ट ड्यूटी के आगे भी लिखा हुआ नहीं, तो ये ले लेंगे हम। सही, डायरेक्ट लेबर भी लेनी होती है, सब कॉन्ट्रैक्टेड कॉस्ट भी लेनी है। इसका मतलब है हमारे काम को करने के लिए किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, वरना वो काम ही नहीं होगा, तो लेनी पड़ती है। रिकवरेबल सेल्स टैक्स ये नहीं है, क्योंकि ये रिकवरेबल है, ये क्लेमेबल है, और रिकवरेबल ये नहीं है। स्टोरेज कॉस्ट ये वैसे भी नहीं आता। स्टोरेज कॉस्ट, चीज को रखने की कॉस्ट, ये तो आपके ऊपर है ना, रखो या बेचो, ये नहीं आ सकते भाई। आप महीनों तक स्टोरेज कॉस्ट में रखते हो, रेंट आता होगा, कस्टमर में डाल दोगे। आजकल तो एक नया गेम है, रॉ मटेरियल मंगाते ही सीधा प्रोसेस, प्रोडक्ट बनते ही सीधा कंटेनर आउट, ना स्टोर करने की कॉस्ट, ना वेजेस, ना कोई चीज। जस्ट इन टाइम सुना हो चाहे JIT, बड़े बड़े मुल्कों में होता है ये, जहां पर वो अपने कॉस्ट बचाने के लिए इतना फास्ट चलते हैं, बचते भी हैं पैसे पे। इस पे ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा ले सकते, क्योंकि ये काम को संभाल के रखते हैं, ये फौरन फौरन निपटा देते हैं काम। तो ये स्टोरेज कॉस्ट कोई अच्छी खबर थोड़ी होती है। और इसके अलावा ये तो काम का है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आगे ये नहीं आएगा, आप सबको ऐड कर लो, देख लो कहाँ आ रहा है। 3.45। कोई सवाल जहन में आ रहा तो पूछ लो। कहाँ पे? हाँ हाँ, उसने बर्दाश्त की क्या तो रहा है, हम तो बुरे बर्दाश्त करने के बाद कहाँ ले गए। पैसा तो तुम्हारा खर्च हुआ है, हमें भी पता है, एबनॉर्मल लॉसेस के अंदर, लेकिन उसके बाद इसको ट्रीट कहाँ किया तुमने? एक्सपेंस आउट करना चाहिए था आपको भाई, ये आप इन्वेंट्री में नहीं डाल सकते। तरीका क्या होता है देखो, कंपनीज में इस तरह की चीजों को कवर करने के लिए अपनी सेलिंग प्राइस अच्छी रखी जाती है खामोशी से। तो अगर इस तरह के कोई मसले मसाइल आ भी जाए, तो जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होगा तो एक अच्छा बड़ा जीपी आए, जीपी के बाद सारे एक्सपेंसेस वेट कर रहे हो, उसमें से कटने के बाद जो बच जाएगा आपका प्रॉफिट। तो हम आपको कॉस्ट में ले जाने से मना कर रहे हैं, जो IS 2 है,
लेकिन रेवेन्यू के हिसाब से तो दुनिया में कोई लॉ बना ही नहीं अभी तक कि अपने प्रोडक्ट पे आप कितना रेवेन्यू रखोगे। कोई लॉ ही नहीं बना। मैं मेरी मर्जी, मैं मार्कअप रखूँ, मार्जिन रखूँ, कुछ भी रखूँ। इसलिए हम कहते हैं कॉस्ट को छेड़ो नहीं, क्योंकि कॉस्ट का तो पूरा स्टैंडर्ड है और रेवेन्यू की परसेंटेज डिसाइड नहीं हुई आज तक। तो जो भी रखना है किस पे रखो, रेवेन्यू पे रखो, ताकि कॉस्ट में से माइनस होने के बाद जो जीपी बचे, आपके ये छोटे मोटे एक्सपेंस ना क्या कर ले वही कवर कर दो, ताकि कुछ बच जाए एंड में आपके पास। आप कॉस्ट बढ़ाए जा रहे हो तो ये तो लॉजिकली गलत है। सही है, हम तो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस बढ़ाओ अगर बढ़ानी है। इसमें कोई सवाल? Sure. नेक्स्ट आपके पास है इन्वेंट्री का अकाउंट। इन्वेंट्री का टी अकाउंट देखो क्या होता है कंपनी में, जहां पर बल्क इन्वेंट्री बनती है ये वहां बनता है। पर फीचर पीरियोडिक पड़ा हो शायद। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री ज्यादा नहीं होती, यू कैन काउंट योर इन्वेंट्री, फिर वहां ये टी नहीं बनता। लेकिन अगर मैं यूनिलीवर, नेस्ले और इन सब की बात करूं तो वो तो उनके पास टाइम ही नहीं काउंटिंग का। लाखों यूनिट बन रहे हैं और जाके वेयर हाउस में फिट हो रहे हैं। सेल करते वक्त गिनती हो रही है कि भाई कितने गिन के सेल की, लेकिन जो बाकी रह जाते होंगे वेयर हाउस में फिर गिनने पड़ जाते होंगे। टाइम नहीं होता। इनवॉइस इनवॉइस कंप्यूटराइज रिकॉर्डिंग चल रही। ऑडिटर आता है साल के आखिर, वो फिजिकली काउंट करता है, ये लॉ है। अब उसको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, उसका मसला। लेकिन हम काउंट नहीं करते, उतना टाइम नहीं होता। सही है। अब ये बताओ इन्वेंट्री जब भी ओपनिंग आएगी कहाँ लिखेंगे? ऑब्वियस है। परचेज चाहे कैश पे करूं या आएगी तो किस साइड पे? फिर कैरेज इनवर्ट हो गया। और इस तरह से जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लिखवाएगी सारा ऐड कर दो। ट्रांसपोर्ट के अलावा इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब डाल दो आगे ना डेबिट साइड। इन्वेंट्री और महंगी होनी शुरू हो जाएगी उससे। रिटर्न इनवर्ट्स क्या होता है? और सेल्स रिटर्न हमारी ना मार्कअप मार्जिन पे गई हुई होती है। मतलब हमारे वेयर हाउस से वो गया सेलिंग डिपार्टमेंट के पास, वहां से वो गया कस्टमर के पास। रिटर्न किसने किया? कस्टमर ने किसको किया होगा पहले? सेलिंग वालों ने वो उठा के मुझे दे दिया। मैंने कहा था भाई मैंने आपको कॉस्ट पे दिया था, आप भी मुझे कॉस्ट पे दो। कह रहे हैं मैं तुम्हें मार्कअप मार्जिन बताया था, खुद ही कर लो जाओ। समझे? हमारा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है। तो आप जो मार्कअप मार्जिन रखते हो वो तो आपको पता होगा ना, आप सेलिंग डिपार्टमेंट। वो आपने आगे बेच दिया, वहां से रिटर्न हो गया आ गया, अब मुझे वो वेयर हाउस में रखना है। वेयर हाउस में मैं कॉस्ट पे रखूंगा ना। आप तो सेल्स रिटर्न कह रहे हो मार्कअप मार्जिन वाली, लेकिन मैं वो लिख नहीं सकता अपनी बुक। तो मुझे उसको किस पे लेके आना पड़ेगा? कॉस्ट पे। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है और एक कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल भी मार्कअप मार्जिन के जरिए जो है ना वो सेल बनती है। कॉस्ट ऑफ सेल प्योर कॉस्ट होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इस पे लगता है मार्कअप मार्जिन, ये क्या बन जाती है फिर? ये सेल बन जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल तो वो है ही। और कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? मैंने वेयर हाउस से निकाल के सेलिंग डिपार्टमेंट को दे दी। क्या समझो? और उन्होंने उसके आगे कहाँ बेचा वो उनका मसला है, उसमें से जो रिटर्न आया था वो ये लिखा हुआ। इन दोनों को ऑन कॉस्ट होना होता है, ये जो दोनों। इसका भी हमने शॉर्टकट निकाला है, पेपर में तो शॉर्टकट चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कभी कॉस्ट ऑफ सेल की जगह सेल्स और सेल्स का रिटर्न हो तो दोनों को माइनस कर नेट सेल पे आ। नेट सेल को कन्वर्ट कर लो कॉस्ट ऑफ सेल में, मार्कअप मार्जिन लगा दो। वरना तुम्हें दो दो दफा करना पड़े, फायदा क्या? सेल्स को भी मार्कअप मार्जिन से कॉस्ट पे लाओगे, सेल्स रिटर्न को भी कॉस्ट पे लाओगे, लिखनी तो कॉस्ट पे ही है, हमें पता है। तो हम एक काम करते हैं, रिटर्न को सेल्स में से माइनस कर देते हैं, वो नेट हो जाता है। नेट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में। वो जरा आसान हो जाता है हमारे लिए एग्जाम। बाकी चीजें आसान है, रिटर्न आउटवर्ड्स हमेशा कॉस्ट पे ही था। जो चीज मेरे पास आई मुझे समझ में नहीं आई, मैंने वैसे ही उठाई वापस कर दी। ये वाला बॉक्स आपके लिए बेकार है, बिकॉज हम लोग सोल्ड रिटर्न नहीं पढ़ रहे। नहीं ड्राइंग्स ये तो पढ़ेंगे, ड्राइंग नहीं पढ़ेंगे। कंपनीज में ड्राइंग नहीं होती, लीगल एंटिटी होगी सेपरेट, तो उसमें ड्राइंग नहीं होती। हाँ पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनीज और सोल्ड रिटर्न, यहाँ ड्राइंग्स राइट होते हैं लोगों के पास, अपनी चीज को खुद ही इस्तेमाल कर लो।
हाँ, प्राइवेट कंपनी में तो रिश्तेदार तो होते हैं, कौन मर्जी है, उन्होंने एक लॉ पास किया हुआ है कि भाई हम ड्रॉ भी कर सकते हैं तो कर लो भाई। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पैसा आवाम का होता है, बिजनेसमैन डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर के पास क्योंकि वो ऑनर नहीं है, ड्राइंग राइट्स नहीं है। और शेयर होल्डर के पास क्यों राइट नहीं है? क्योंकि वो ऑनर नहीं है, मतलब कि वो बिजनेस नहीं कर रहा। ऑनर तो है, बिजनेस में नहीं। शेयर होल्डर में क्या होता है, ऑनर भी मैं हूँ, बिजनेस में ही कर रहा हूँ, तो मुझे ड्राइंग राइट मिल गया। इसीलिए ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आया दुनिया में। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ तो छोड़ देंगे तो नहीं आएगा आपके पास। ये जो स्टोलन डैमेज है ना, ये कंपनी लेवल पे भी होता है, डैमेज डिस्ट्रॉयड बाय फायर और इस तरह की चीजें तो बड़े बड़े लेवल पे भी होती है। तो ये बॉक्स हमेशा यहीं पे स्टैंड करता है, क्योंकि इससे इन्वेंट्री बढ़ती तो होगी नहीं, कम हो जाती होगी। और ये हो सकता है सारे ही जल गया, सारे ही चोरी हो गया, वेयर हाउस खाली करके चले गए। अगर ऐसा हो गया तो एंडिंग नहीं होगी उस सवाल में। और अगर एंडिंग है, इसमें कुछ चोरी हुआ है, थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हुआ है, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, तो वो निकाल लेंगे यहाँ से हम। अब पेपर में इसमें दो रिक्वायरमेंट आ रही है फिलहाल। ये जो डैमेज डिस्ट्रॉयड फायर, एक ये, या फिर ये कह रहे हैं डैमेज डिस्ट्रॉयड फायर नहीं है, एंडिंग निकाल के दिखा दो बस, सिंपल कुछ। हाँ बिल्कुल F2 का लेवल है, लेकिन पढ़ाना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आगे मुझे फिजिकल काउंट सिखाना है, और फिजिकल काउंट में यही टी यूज होना है मुझे पता है। तो हाथों हाथ ये भी सिखा दिया। अच्छा, मार्कअप मार्जिन पे ग्रिप है, बिल्कुल। तो मार्कअप किस पे होता है? कॉस्ट कितना परसेंट लेते हैं? सही है। तो सेलिंग क्या बनेगी? कॉस्ट प्लस परसेंटेज ना। और मार्जिन में क्या होता है? अच्छा, सेल 100 होती है, कॉस्ट उसके अंदर होती है, इसका मतलब हमेशा कम होगी, जीपी वैसे ही रहेगा। इसका मतलब है ये फॉर्मेट होता है। मार्कअप में ऑन कॉस्ट होता है सवाल, मार्जिन में ऑन सेल होता है। कॉस्ट 100% ली जाती है, सेल 100% ली जाती है। और अगर किसी को 25% प्रॉफिट कमाना हो तो वो मार्कअप में इस फॉर्मूले पे चलेगा। क्या कहते हो? 125, 100 to 25। और किसी को मार्जिन पे चलना हो तो 100, 75, 25 पे चलेगा। ये इसलिए सिखाते हैं सिर्फ क्योंकि वो कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं देता एग्जाम, वो सेल देता है ताकि इसको खुद कन्वर्ट कर लो आप खुद ही। सही है। चलो उसका आंसर देखो जरा क्या होगा। कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी, मार्कअप से भी मार्जिन से भी। और मार्केट में क्या है स्ट्रीट और मार्केट में इस ये सारी सही है। अच्छा फर्ज करो सेल्स रिटर्न के साथ आ गया, सेल्स रिटर्न के साथ सवाल आ गया फर्ज करो। एनालिसिस और इससे कॉम्प्लेक्स नहीं आता। सेल्स को हिट करने वाला सेल्स रिटर्न ही है, तंग जो करेगा, बाकी तो सब खैर है। अच्छा ये टी अकाउंट देख लिया, जगह याद है इसकी सारी? सेंड हाँ फाइल तो सेंड करूंगा मैं आज सारी। तो प्लेसेस देख लो फिर भी एक दफा इसकी। परचेजेस और कॉस्ट रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। रिटर्न भी, रिटर्न आउटवर्ड भी, इनवर्ड भी डेबिट होगा, ओपनिंग डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ से रिटर्न आउटवर्ड, और ये एंडिंग और ये स्टोरेज सब यहाँ पे आता है। सही है। अच्छा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, छोटा सा सवाल है।
इसमें आपको डिस्ट्रॉय बाय फायर निकालना। तब का आंसर आ गया। देख लो क्या आ रहा है इसका आंसर जो है, और मिस्टेक देख लो ताकि दोबारा ना हो। कोई मसला है इसमें? अच्छा ये बताइए कि ऑडिटर ऑडिट करने कब आता है? ईयर एंड के बाद। और ऑडिट में टाइम लगता होगा, तो फिजिकल काउंट में भी टाइम लगता होगा। तो क्या उस दौरान कंपनीज अपने ऑपरेशंस रोक देती है? क्या करती है? तो फिर वो काउंटिंग कैसे करेगा? आई थिंक लास्ट ईयर भी उसको होता है मतलब हाँ, लास्ट ईयर का डेटा तो इस साल का ओपनिंग बन गया ना। जब वो गिनने आया तो उसके बाद बड़ा सा वेयर हाउस था जहाँ सारा सामान रखा हुआ था। तो ये बताओ, जब वो काउंटिंग शुरू करेगा तो कोई सेल आ जाए तो पिछले वाले स्टॉक में से बेच सकते हैं? ओपनिंग अगर कंपनी कह रही है हमारे पास कुछ 20 लाख का जो है ना इन्वेंट्री पड़ी हुई, अब मैं वही गिनने आऊंगा ना कि वाकई 20 लाख की है नहीं। तो अगर जैसे ही साल शुरू हुआ और मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ, कोई सेल का ऑर्डर आ गया, तो मैं पुराने में से दे सकता हूँ? काउंटिंग नहीं हुई अभी तक। काउंटिंग का हुई है। सोचें, चलो एक काम बताओ कि जब मैं काउंटिंग कर रहा था पीछे से कोई रिटर्न रिटर्न आ गया पिछले साल का, मुझे रिटर्न दिया था 20 लाख आपने, कुछ रिटर्न आ गया तो एकदम बढ़ गया ना वो। हाँ वो तो सही है। इसका तरीका क्या होता है सुन लो। ऑडिटर को कहा जाता है कि आप अपनी काउंटिंग करो और हमें अपना काम करना है। तो वो बेचारा पूरी अकाउंटिंग करता है, एक एक हफ्ता लगे 2 हफ्ता लगे जो भी है, उसमें वो काउंटिंग करके रिजल्ट निकाल देता है। अब जब वो काउंट करके पहुंचा तो तारीख बदल गई होगी। 1 तारीख को शुरू किया था बेचारे ने, तो 15 तारीख आ गई या 10 तारीख आ गई। उस वो जो अपना डेटा लेकर आता है वो उसको जाके एंडिंग में लिख देता है। 10 तारीख का जो डेटा उसका है वो एंडिंग में लिख देगा, और फिर उससे कहेगा जाओ रिकॉर्ड लेकर आओ 10 दिन के। क्या समझो? रिकॉर्ड लेकर आओ 10 दिन के, तुमने 10 दिन में क्या किया है? मैंने तुम्हें रोका नहीं, तुमने मुझे नहीं रोका। मैं अपनी काउंटिंग करता रहा खामोशी से, तो अपनी सेल परचेज और रिटर्न वगैरह सब करते रहे।
मुझे 10 दिन की ट्रांजेक्शन चाहिए प्रॉपरली। जैसे कंपनी ने वो 10 दिन की ट्रांजेक्शन दी जो कि थी इस साल की, मैंने उन ट्रांजेक्शन को टी में रख दिया। कैसे? सेल हुआ होगा, रिटर्न हुआ होगा, नई परचेजेस हुई होंगी, सब हुआ होगा। जैसे ही मैंने रखा, मैंने आखिरी स्टेप क्या किया? रिवर्स ओपनिंग निकाल लिया मैंने। जब मैं ओपनिंग निकाल लूंगा इस साल का, वही तो एंडिंग था लास्ट ईयर का। क्या समझे? इसका मतलब है फिजिकल काउंट ऑडिटर करता है, कंपनी अपना काम करती रहती है, और जितने दिन उसको काउंटिंग में लगते हैं कंपनी कहती है कोई मसला नहीं है, आप अपना काम करें, हम अपना काम करने दें। तो 10 15 20 दिन के बाद जब मुझे आप डेटा बताओगे तो मैं आपको 20 दिन का डेटा मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। कंपनी कहती है वो डेटा वो अपनी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर रख देगा, वही पुराना टी, कुछ भी नया नहीं। और आखिरी स्टेप क्या होगा? रिवर्स वर्किंग, ऐसे ही हो जाएगा वापस। रिवर्स वर्क में क्या होगा? पहले ऐड होगा, ये पूरी साइड ऐड होगी, और फिर ये वाली साइड जाके उसमें से माइनस हो जाएगी, मतलब डेबिट साइड माइनस हो जाएगी। आप ओपनिंग में पहुंच जाओगे। वही ओपनिंग जो इस साल का है वही लास्ट ईयर का क्या है, बस वो आप एंडिंग में ले जाए, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर दें, दैट्स ऑल। सिंपल सा रूल होता है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे या पेपर में सवाल कैसा आएगा ये पता होना चाहिए। पहले छोटा सा सवाल देखो, ऑडिटर्स ने फिजिकल काउंट किया और 8 तारीख को डेटा लाके दिया। क्या बता रहे हैं वो? 456,700। आपको जाके क्या करना है? ऑडिटर का जो आंसर है उसको उठाना है और एंडिंग में लिख देना है CF, क्योंकि वो सही तो हो नहीं सकता, वो बीच में पता नहीं 8 दिन में क्या क्या होगा पता नहीं। लेकिन ये बात श्योर है कि ये आज का आंसर है, 8 तारीख का आंसर है। तो इस आंसर को जाके हमने अपने टी अकाउंट में कहाँ लिख दिया? CF। कोई हैसियत नहीं है इस आंसर की। इसके बाद हमने कहा सर आप मुझे जरा 8 दिन का डेटा देंगे थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा भाई पहली से 8 तक ये कर सके हम, सेल की कुछ थोड़ी बहुत, कुछ परचेजिंग भी की है हमने, कुछ रिटर्न भी आ गया था, और सेल हुई थी मार्कअप को। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सही है। तो करना क्या होगा बताओ? परचेज को डेबिट पे ही लिखो भाई, क्योंकि उसकी जगह ही डेबिट है। और रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट पे लिखो, क्योंकि उसकी जगह क्रेडिट है। और सेल को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यू कैन नॉट ट्रांसफर सेल, कॉस्ट ऑफ सेल ट्रांसफर। तो मार्कअप लगा हुआ था 20%, तो यू हैव टू अप्लाई। ये पूरा रिवर्स करने के बाद तो पहले बताओ ये कितना आया, मतलब इसका 37,500। अब आपका कुछ आंसर इस तरह से बन गया। ये ऑडिटर का आंसर था, ये ब्लाइंड लिखते हैं जाकर, और जो डेटा गिवन होता है उसको जगह पे लिख देते हैं बस। तो एक मुझे आउटपुट मिला, वो लिख दिया। एक सेल्स को कन्वर्ट किया कॉस्ट ऑफ सेल में, वो लिख दिया। और आखिर में परचेज दिया होता वो लिख दिया। एंड फाइनल स्टेप, एड देम ऑल, और ये माइनस कर, तो कहाँ पहुंच जाओगे? अब यहाँ डेट क्या चल रही है? 2000। और यहाँ देखो रिक्वायरमेंट में क्या आता है पेपर में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी 31 दिसंबर 2018। तो सर जाहिर सी बात है, जो जनवरी 19 के शुरू में होगा वही दिसंबर 18 के आखिर में होगा, जिसके हमें बुक्स क्लोज करनी है। अब इस पे इसका आंसर को लिखेंगे, ऑफ कर दी। तो स्टेप रिपीट करो, क्या करेंगे सबसे पहले अगर पेपर में सवाल आ गया तो? हाँ वैसे कॉपी होता है वो, क्रेडिट साइड पे लिख दो जाके, फिर डेटा पढ़ो कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई, उनको जगह पे रख दो जहां उसकी जगह है। देन लास्ट स्टेप, जो आंसर आ जाए वही आंसर है। ऑडिटर को एक बात पे शिकायत होती है, NRV पढ़ेंगे थोड़ी देर में, कि तुमने जो मैंने आंसर निकाला है और तुम्हारे पास जो इन्वेंट्री है, तुमने उसकी NRV टेस्टिंग कर ली है, ताकि हमारी कंपैरिजन में आसानी हो। अगर तुमने NRV नहीं की अभी भी, मतलब उस इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे नहीं लिखा, तो मेरा डेटा तुम्हारे आंसर से मैच नहीं कर पाएगा। उसका काम ही नहीं है, वो तो ऑर्डर देता है NRV करके आओ, क्योंकि कंपनी की अकाउंटिंग अकाउंटिंग तुम कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे तो डेटा NRV किया हुआ चाहिए। ऑडिटर एक एंट्री पास नहीं करता, मैं क्यों सही करूँ? वो सिर्फ क्या करता है, डेडलाइन देता है और इन्फॉर्म करता है, बस कोई काम नहीं उसका। कि सर ये गलती लग रही है मुझे, इसकी मुझे प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए, प्रॉपर एंट्रीज चाहिए, मुझे नजर नहीं आ रही है असल में। फिर वो डेडलाइन के बाद तब वो लाके देंगे उसको, फिर वो अप्रूवल साइन करेगा, हाँ मैं मैंने देख लिया था,
सब काम सही चल रहा। सिग्नेचर तो करेगा कौन सी चीज पे, मैंने चेक किया था सब सही चल रहा था, लेकिन एडजस्टमेंट मैं खुद से नहीं करूँ, उसको अलाउड ही नहीं है, पहली बात तो। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 261 zero zero. सब पढ़ लेना ना कुछ। And three is eight now three of the F3 में भी था। बढ़िया। मैंने आपको पहले ही कहा था F3 में जो पढ़ाते हैं वो F7 में पूछते हैं, और जो FA2 में पढ़ाते हैं वो F3 में पूछ लेते हैं। अजीब ही चेन बनाई हुई इन लोगों ने। आ गया आंसर? कितना आ रहा है? 261 250 बता रहे हैं। चलो देख लेते हैं। देखो क्या पे एक मिस्टेक है। कोई मसला? कितना सवाल हो जाएगा? कितना सवाल करते हैं? चलो लिख लो। बीबीबी किट। बीबीबी किट MCQ 139।
टी अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा? एंडिंग। कहाँ लिखी? क्रेडिट साइड में सी एफ सही। उसके बाद उस 4 दिनों में क्या क्या हुआ सब बता रहा है कि कुछ कॉस्ट थी 2.7 मिलियन, वो रिसीव फ्रॉम इन्वेंट्री, ये खरीदी है, ये तो डायरेक्ट किया जाएगी 2.7 ऑन द डेबिट साइड। सेल की है 7.8 मिलियन, जो मार्कअप था 30% कॉस्ट, इसको कन्वर्ट किया पहले कॉस्ट ऑफ सेल में। और इसके अलावा सवाल में कुछ है ही नहीं, मतलब क्या दिया है सवाल, एफ आर लेवल पे तो ये बहुत हल्का सवाल है, लेकिन क्योंकि वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट को याद है नहीं ये कॉन्सेप्ट, कभी कभी स्टैंडर्ड की बहुत ही बचकाना बात भी दे देते हैं। अच्छा, हम समझ रहे होते हैं कि तो एफ आर लेवल ही नहीं है, प्रॉब्लम इज दैट हम बड़ी चीज़ों को अच्छा करके जाते हैं बहुत, और स्टैंडर्ड की ना छोटी छोटी बातें जो 2-2 नंबर के एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम छोड़ के चले जाते हैं कि ये थोड़ी आएगा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है देखो कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी वक्त भी, क्या ख्याल है? तो ये सवाल इस तरह से इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि बच्चा पढ़ना ही छोड़ दे उसको, क्योंकि पूरी किट पढ़ लो, फीफो से इन्वेंट्री एंडिंग निकालो, ये नहीं है, लेकिन एवरेज से निकाल के दिखाओ, बचकाना हो जाएगा बहुत ज्यादा। क्या ख्याल है? परपेचुअल पीरियोडिक खेल जाएगा बच्चा फौरन से उससे, तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखते हैं, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, बाकी सवाल सारी जो है ना वो एनआरबी टेस्टिंग पे, फेवरेट एरिया वही है उसका, ज्यादातर किट में सवाल उसी के भरे पड़ा, सही। अच्छा, पहले बताओ एनआरबी के बारे में पता क्या क्या आप लोग, क्या है क्या ये? स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट फॉलो करना हो। स्टूडेंट्स कहता है कि अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसको कब रिकॉर्ड करो? आज। और फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन है तो वेट करो, वेट करो अनलेस रियलाइज, जब तक रियलाइज नहीं। तो इन्वेंट्री एंडिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ, यहाँ कॉस्ट का मतलब वही है जो सीखी थी, मटेरियल लेबर सब मिला के बड़ी मेहनत से जो हम कॉस्ट बनाते हैं उसको कहते हैं, सही। और एनआरवी सीखेंगे अभी क्या होता है, सही। और लॉ है विच एवर इज लोअर, जैसे कि समझाने के लिए बनाया, बहुत छोटा सा सवाल। एंडिंग इन्वेंट्री बड़ी मेहनत से निकाल लिया आपने कितनी, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास फीफो चल रहा है या एवरेज चल रहा है, परपेचुअल चल रहा है या पीरियोडिक चल रहा है, एनआरवी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री पहुंची है वो टेस्ट तो, नहीं लीफो तो वैसे भी नहीं है, लीफो तो आईएस 2 में मना हो गया 2008, अब तक मना है, सही। और उसकी वजह क्या बताते हैं, याद है कुछ पढ़ाया था मैंने, क्यों हटाया लीफो, मतलब लीफो से प्रॉफिट। हाँ, उसमें ये होता है दुनिया के अंदर जो है ना, एक अजीब सा ट्रेंड चला, उन्होंने एनालाइज किया कि हर जगह ना महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन, मतलब कहीं कम हो रही है कहीं ज्यादा हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है, महंगाई ही हो रही है, मतलब हर नई प्रोडक्ट पिछली दफा से महंगी होगी। तो उन्होंने कहा कि फीफो इन्फ्लेशन में सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हर आगे आने वाली इन्वेंट्री पहले से महंगी होती है, और एंडिंग में कौन सी रह जाती है, जो आगे आने वाली थी फीफो, तो एंडिंग इन्वेंट्री अच्छी निकलती है। और एंडिंग का रिलेशनशिप प्रॉफिट से क्या है, डायरेक्ट, तो प्रॉफिट भी अच्छा निकलता है।
और दूसरे नंबर पे अगर आपकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होती हैं तो आप एवरेज पे आ जाओ। ऐसे था ना। तो दोनों मेथड कामयाब हैं इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में, महंगाई वाले दौर में। और उसके बाद जब पूरी दुनिया के मुल्क को एनालाइज किया तो पता चला कोई बहुत हल्की इन्फ्लेशन में है, कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन में है, लेकिन डीफ्लेशन में कोई भी नहीं। और लीफो सबसे बेस्ट कब होता है? डीफ्लेशन में। तूने कहा जब है ही नहीं और होगा भी नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी एंडिंग इन्वेंटरी किस पे रिकॉर्ड करना चाहेंगे, तो सर मैं तो ज्यादा पे रिकॉर्ड करना चाहूंगा, ताकि मेरा प्रॉफिट क्या है, ताकि मुझे फायदा हो, दिखा भी सकूं प्रेजेंटेशन के तौर पे। उस वक्त से लीफो को क्या कर दिया, हटा दी। लेकिन एक मैंने बात शायद क्लास में कही भी थी, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग की टसल चलती है रूल बेस्ड अकाउंटिंग से। अगर किसी रूल के तहत किसी मुल्क में लीफो चल रहा है तो गलत थोड़ी है। वो अलग बात है, वो अकाउंटिंग में जब जैसी जाएगा स्टैंडर्ड अकाउंटिंग में वो मना हो जाएगा। जब कोई कंपनी लिस्टेड होगी स्टॉक एक्सचेंज में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उसको साफ कहा जाएगा भाई एवरेज पे आ जाओ या फीफो पे आ जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन तुम लीफो के जरिए इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते, क्योंकि वहां इस स्टैंडर्ड में कोई जगह नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप प्राइवेट पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर चला रहे हो, आप कर सकते हो। लीफो अभी भी इतना ऑब्सलीट नहीं हो, लेकिन जर्नलाइज नहीं है दुनिया में कहीं पे भी। वो कहते हैं कि अगर लीफो पे जाना ही है तो एक काम करो, एक स्टेप ऊपर आ जाओ, एवरेज पे आ जाओ। एवरेज भी थोड़ा करीबी होता है उसके। ये बात समझ में आई? तो आई टू डज नॉट रिकमेंड लीफो मैथ, क्योंकि वो मना होगा। अभी बात बताओ, एक होती है फेयर मार्केट वैल्यू। क्या होती है? अभी बेचने जाऊं तो कितने का मिलेगा, मुझे गारंटी दो कि पेपर में जितने का आपने सोचा था उतने का ही बिकेगा। गारंटी चाहिए कि आपने जो नॉमिनल सेलिंग प्राइस सोची है, मैं इतने का हम बेचते हैं, आपका साल के आखिर में अगले साल इतने का ही बिकेगा, इसकी गारंटी चाहिए। गारंटी एक सूरत में है, अगर मैं सेलिंग प्राइस चेंज नहीं कर रहा तो गारंटी है पेपर में वो आपकी सेलिंग प्राइस को हिट नहीं कर रहा हो, मर्जी उसकी, तो वही सेलिंग प्राइस रहेगी जो एग्जाम में गिवन है। क्या समझे? जैसे कि यहां पर क्या लिखा है, पढ़ो। फेयर मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस कितनी है, इसका मतलब है मार्केट की रेट 45 चल रहे हैं, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कहता कि आपकी चीज जो 45 की बकौल आप कह रहे हो इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी है कि वो 45 में नहीं जाएगी, तो मैंने पूछा भाई भी कितने में जाएगी, मैं तो सोच रहा था 45, तुम बता दो। कहना सर 20 कम कर दें। मैंने कही तो हम तो बर्बाद हो गए, हम तो वो जो कहेगा पेपर में माननी हो, हमें बहस थोड़ी करनी एग्जाम के अंदर। तो अगर आपकी पेपर में सेलिंग प्राइस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ज्यादा भी होती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो पहले आप क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे और बाद की बात बाद में पढ़ेंगे। चलो और टफ क्वेश्चन बनाते हैं। आपको कॉस्ट दी हुई है, आपकी खुद की सेलिंग प्राइस भी नहीं दी हुई, लेकिन नीचे मार्कर मार्जिन दिया हुआ। अब बोलो, अब कॉस्ट से सेल पे जाना आता है? जैसे अभी सेल से किस पे आ रहे थे, और सही आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सही कर रहे थे सब लोग। अब कॉस्ट से किस पे जाना पड़ेगा? और अगर आप ऐसा कर लोगे तो वो बन जाएगी आपकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नहीं, आपकी नॉर्मल सेलिंग। मार्केट इसको एक्सेप्ट करती है, बड़ी बात है, सही है। लेकिन हो सकता है मार्केट कुछ और ही कह रही हो, कि सर आप तो कह रहे हैं इतने का बिकेगा, लेकिन हम समझते हैं इतने का बिकेगा। अब ये जो वो समझते हैं बात, वो माननी पड़ेगी। ये लॉ है, आपकी सेलिंग प्राइस चलती है। देखो हर कोई चाहता है मैं अच्छा ही बेचूं ना, लेकिन अगर मार्केट उसको लेने को एक्सेप्ट नहीं कर रही, फिर तो मसला है ना। इसका मतलब है अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू चेंज हो तो आपको भी क्या करनी पड़ेगी पेपर में। अब वो बढ़ती भी है कम भी होती है, वो दोनों दोनों एंगल्स आते हैं। और एक होती है कॉस्ट टू सेल। ये क्या होता है कॉस्ट टू सेल? देखो, जब मार्केट एक्सपर्ट आता है ना, आपकी चीजों को फिजिकली एनालाइज करता है, देखता है भाई कैसी है। और अगर उसमें कोई रीवर्क नंबर 1, पैकिंग नंबर 2, कोई कमीशन बेस नंबर 3, ट्रांसपोर्ट देनी है नंबर 4, कोई उसके अंदर पैकिंग या कमीशन या कोई वेबसाइट पब्लिसिटी करनी है, ये लंबी लिस्ट है, कोई कुछ भी करवाना हो वह है एक्सपेंस। मानते हो? उस सब का नाम है कॉस्ट टू सेल। और भी 25 बातें जहन में डाल देता हूँ कि फ्यूचर में इस पे और काम होगा। मैंने कहा इसका मतलब अभी जो काम हुआ पूरा नहीं हुआ।
मुझे उसको और काम करवाना है, मैं उसको कॉस्ट टू सेल मान लूंगा, और उसको मेरी सेलिंग प्राइस को खराब ही करना है इसका मतलब। एक मेरी सेलिंग प्राइस मार्केट में खराब की, फर्ज करो कि उसने सेलिंग प्राइस चेंज कर दी, तो मुझे भी क्या करनी पड़ेगी, और प्लस उसके साथ जुड़ा हुआ है कोई कॉस्ट टू सेल, फिर तो मैं पूरे ही बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन हो गया कभी कभी ऐसा भी होता है, कॉस्ट टू सेल चेंज हुई, कॉस्ट टू सेल के साथ साथ आपका सेलिंग प्राइस चेंज हुई, तब भी माइनस करने के बाद जो एनआरबी आई, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो इससे अच्छी आ गई, कॉस्ट से बेहतर आ गई, कॉस्ट से बेहतर अच्छी, तो एनआरबी नहीं होगा, क्योंकि लोअर ऑफ कॉस्ट है ना। आपने जो बड़ी महीने से 40 रिकॉर्ड किया, आप उसी पे रहो। यहाँ क्या किया मैंने 20% लिया सेलिंग कमीशन विदाउट चेंजिंग द सेलिंग प्राइस, मेरी मर्जी पेपर में। तो 45 में से 45 का 20% लिया, कितना आ गया, उसको माइनस किया तो कितना आ गया 36, और 40 में से लोअर कौन है, लोअर पे आ गए, खत्म। सबसे हल्का सवाल है भाई, कि आपको एक इन्वेंट्री दी जाएगी, उसी की फेयर वैल्यू, उसी की कॉस्ट टू सेल, और उसी की कॉस्ट, तो जल्दी आ जाएगा आंसर आपके पास। अच्छा, मैं एक कमीशन फर्ज करो, ये 45,000 इस कमीशन देने के बाद 55 हो जाएगा। कमीशन एजेंट ने मुझे वादा किया है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैंने कहा 45, मैं कहा 55 दिला दूं तो, कह रहा है 55 दिला दूं तो कैसा है, कमीशन तो वैसे भी ले रहा था वो। नहीं, ये समझाना है, उसने आपको कहा मैं चाहूं तो 55 में बिकवा सकता हूं, और वो सेलर आप हो, वो कमीशन एजेंट आप लोग हो। अब मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कमीशन किस पे लेना चाहो, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया कि मैं आपकी 45 वाली चीज 55 में निकाल दूंगा, वो मेरा मसला है, कैसे भी निकालूं। आप मुझे कमीशन किस पे दोगे, या आप लोगे किस पे, मैं अगर 45 पे दूं तो क्यों नहीं, सर तो भी मेरी मेहनत का पैसा कहाँ है, नहीं समझे। मेरी पैकिंग से बिकेगा, दराज.com से बिकेगा, फूड पैंडा से बिकेगा, वैसे नहीं बिक रहा तुम्हारा प्रोडक्ट, तो क्या इसका लूंगा मैं आपसे, कमीशन लूंगा सर, ऐसे फ्री में थोड़ी दूंगा। तो याद रखिएगा, अगर कभी किसी एक्सपेंस को करने के साथ साथ सेलिंग क्या हो रही है, चेंज हो, बढ़ना कम होना दोनों हो सकता है, तो पहले चेंज करना है सर, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पहले सेलिंग प्राइस क्या करनी है, बाद में कमीशन मार्केटिंग कैंपेन जो चलाना है चलाओ, मुझे कोई इतराज नहीं। स्टूडेंट क्या गलती करता है पता है, कमीशन निकाल दिया पुरानी सेलिंग प्राइस पे, तो खुद सोचो तुम होते वो कमीशन एजेंट, तो लेते पैसे वो, तो सेंसफुल बात करो ना। अच्छा चलो मैं इसको नेगेटिव करता हूँ, सर आपकी प्रोजेक्ट 45 की ना, मेरा कमीशन देने के बाद भी अगर बिकी 40 से ऊपर नहीं बेच सकता, इतनी बर्बाद हो चुकी। दुगना सुना उसका, वो कह रहा है 45 तो आप जो सोच रहे हो वो तो नहीं मिलता, छोड़ दो भूल जाओ, हाँ भाई 40 दिलवा दूं, उस पर भी क्या खाऊंगा मैं, 20% कमीशन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप, अब मैं बिजनेसमैन हूं, मैं आपको 45 पे दूंगा कमीशन, मैं किस पे दूंगा आपको, 40 पे। इसका मतलब दोनों सूरतों पे कमीशन किस पे निकल रहा है, नई सेलिंग प्राइस पे। ये सोचा हमने, क्योंकि जब मैंने चेंज करवाई, आपने अच्छा दिया, मैंने उस पर कमीशन दे दिया आपको, और अगर मैंने ही, मुझे ही अच्छे पैसे नहीं मिले तो मैं कमीशन क्यों दूं भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बनाया आइसोलेट साइलेंट क्वेश्चन, तो इसका अंदर 45 भी रहेगा। 9,000 किस पे निकला, 45 पे, 20% माइनस करने के बाद 36, और आंसर आ गया 36। फर्ज करो ये कमीशन सिर्फ 5% होता विदाउट चेंजिंग द सेलिंग प्राइस, तो ये बनता कुछ 45,000 का 5%, और अगर सेलिंग चेंज हो रही होती तो न्यू पे 5%, अब वो बढ़ रही हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, हम तो उसी पे निकालेंगे। तो यहाँ 5% के बाद तो पैसे अच्छे आ रहे हैं मेरी जेब में, कमीशन दे के भी अच्छे आ रहे हैं, अकाउंटिंग नहीं का, फिर तो लोअर पे कौन है, तो 40 पे रखो भाई फिर। अब पहले से क्रॉस क्वेश्चन कर लो मुझसे, कोई भी बात फंस रही हो, फिर आगे जाऊंगा।
सर ये गाइडिंग इन आईटी निकाली तो हमारी रेट है। ये 40 है, इस 40 पे तो एक भी पैसा नहीं लगेगा, जो इफेक्ट पड़ेगा वो सेलिंग पे पड़ेगा, ये लॉ है। स्टूडेंट एक चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, मैंने देखा रीवर्क या कुछ डैमेज जो है ना वो रिपेयर करवाए, तो उसने उस अमाउंट को ना कॉस्ट पे डाल लिया, क्योंकि उसके जहन में था रिपेयर तो कॉस्ट, चीज कॉस्ट पे ही हुई होगी, जबकि आपको उस अमाउंट को सेल्स में से क्या करना था, माइनस करना था। ये जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना, ये सेलिंग को खराब करता है, कॉस्ट को नहीं। तो चाहे कैसा भी एक्सपेंस आ जाए, चाहे कैसे ही कंफ्यूज कर रहा हो, कॉस्ट पे कुछ हिट नहीं करना, मना। कॉस्ट तो एग्जामिनर ने जो दे दी, बस वो पत्थर की लकीर हो गई। सही है, सेलिंग चेंज होती है, मैंने देखा है। और अगर मैं आपको यहाँ पे ये कहता कि 45 नहीं बता रहा आपको मैं ये कह रहा हूँ कि वी ऑलवेज सेल्स कॉस्ट प्लस 20%, हम ऐसी सेल करते। तो पहले आपने क्या बनाई, सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम कॉस्ट प्लस 20 पे बेचते हैं बकौल मेरे। तो पहले मैंने सेलिंग प्राइस बनाई। मुझे बताओ कि जो सेलिंग प्राइस बनाई है ये कौन सी है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। और इसके बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी सेल हिला सकता हूँ, क्योंकि जो सेलर है ना वो बोलेगा भाई इसमें नहीं बिकेगा, इससे अच्छा भी बिक सकता है, इससे बुरा भी बिक सकता है, आप मेंटली तैयार रहें। इज दिस पॉसिबल कि जो खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले, थोड़ा कस्टमर ले जाए, बोलेगा नाइंसाफी लग रही है मुझे साफ, लेकिन थोड़ा आप दे लो, थोड़ा मैं देख लेता हूँ। तो कभी ऐसा आ जाए ना पेपर में, तो जितना कस्टमर बियर कर रहा है उतना हटा देना और अपना कॉस्ट टू सेल कम कर लेना, चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कमीशन नहीं होता, ये प्रिंटिंग होता। तो मैंने कहा भाई मुझे वैसे ही नुकसान हो रहा है, तुम कह रहे हो 20% प्रिंटिंग के पैसे लोगे, तो कह रहे हैं सर एक काम करें, प्रिंटिंग के पैसे 10% मैं अपनी जेब से दे देता हूँ, 10 आप दे दो सर, इससे ज्यादा रिलैक्स नहीं रखता आपको, क्योंकि बिकवाने के बाद थोड़ा बहुत नफा मुझे भी बचेगा बकौल उसके। तो मैंने क्या किया, अपनी अमाउंट को फौरन 10% कर लिया। लेकिन कैसे, पहले मैंने 20% निकाला, एक अमाउंट आ गई, उसमें से किसने आधा किसने बेयर करना था, वो खुद ही कह रहा था मैं बेयर करूंगा। मैंने कहा सही, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो फिर यहां से कौन सा वाला माइनस होगा, जो हम बेयर कर रहे हैं। अब यहाँ स्टूडेंट की गलती, उसने कहा 10, तो उसने कहा मैं बर्दाश्त करूंगा, 10 मैं कर लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, 10% ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली जाकर, पूरे निकाल के आधा करो, तब भी वही तो आ रहा है, करो। 45 का 20% निकालो, 9,000 है ना, आधा कितना हुआ, 4,500। तो अगर मैं 45 में 4,500 निकालता, 40,000, हाँ, तो इसका मतलब अभी 40 से अच्छा आ रहा है, तो फिर मेरी कॉस्ट 40 है। ये क्या है सर, वो जो वो कस्टमर बेयर करे उसका क्या होगा। मैंने कहा उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो मुझसे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो कह दिया वो बेयर करेगा, तो वो जैसे भी बेयर करे उसको, मेरे किस काम का। मैं तो सवाल पढ़ रहा हूँ बस, वो जो जैसे जैसे गाइड कर रहा है वैसे चल रहा हूँ। असल में ना इसमें वैरायटी बहुत, वो पेपर में इस बार क्या ट्विस्ट करेगा एनआरवी में मुझे क्या पता है। हम जितनी प्रोबेबिलिटी है ना, सारे सारे उल्टे सीधे केस सब डाल रहे हैं उठा के। देखो यूं भी कर सकता है, यूं भी कर सकता है, मर्जी है उसकी। अच्छा जी, इज दिस पॉसिबल कि हमारी कंपनी थी थोड़ी डेढ़ होशियार, और एनआरवी किए बगैर ही डेटा किसको दे दिया, ऑडिटर को, वो पूरा ऑडिट कर दिया उसने। फिर आखिर में पूछा भाई मैंने अपना आंसर निकाल लिया, आपका आंसर वो है एनआरवी टेस्टेड है, वो सर हम भूल गए। तो क्या कहेगा बताओ वो फॉरम, कह रहा है मेरा तुम्हारे आंसर से कंपैरिजन बनता ही नहीं है, पहले तुम एनआरवी करके आओ जाओ। तो इसका मतलब है इन बेवकूफों ने पूरी इनकम स्टेटमेंट, पूरी बैलेंस शीट में इन्वेंट्री एंडिंग सब कौन सी वाली ले गए, विदाउट एनआरवी। अजीब, एंडिंग भी बैलेंस शीट में भेज दी, कॉस्ट ऑफ सेल भी निकाल दिया, पूरा सवाल ही बना दिया, और मुझे ड्राफ्ट अकाउंट पकड़ा दिए, सारे गलत थे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, क्योंकि एनआरबी के जरिए लॉस हो रहा था। अकाउंटिंग कहता है अब पूरी इनकम स्टेटमेंट दोबारा नहीं बनती, रिटेन अर्निंग को हिट करते, और अभी ड्राफ्ट पे है, ऑडिटेड नहीं हुई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे हिट कर दो डायरेक्टली, जो अच्छा लगे। मतलब अभी ड्राफ्ट है और ऑडिटर ने गलती पकड़ ली, तो कहेगा देखो इससे पहले कि फाइनल हो जाके गलती सही करो, और इस बार गलती सही करने की एंट्री दिखाओ मुझे, क्या लिखे तो, क्योंकि तुम करके आते तो तुम एंट्री की जरूरत ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल
मैंने एनआरवी किया, इनकम स्टेटमेंट बाद में बनाई, ऐसी हुआ होगा ना, और फिर उसको दे दी। मैंने कौन सी इन्वेंट्री उठाई होगी, 40 या 36? तो मुझे एंट्री की क्या जरूरत है, मैं तो एंडिंग उठाई कौन सी है, एनआरवी के बाद वाली। तो मेरी इनकम स्टेटमेंट तो ऑटो बैलेंस है, लॉस वॉस हर चीज क्या हुई हुई है उसमें, एडजस्ट हुई हुई है। लेकिन अगर मैं 40 पे उठा के बना के आगे आ जाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस भी निकाल दिया, पैट भी निकाल दिया, डेटा दे दिया, सब गलत हो गया मेरा, अब मुझे एंट्री की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा देखो, इफ कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी, अरे ऐसा कब होगा पता है, कंपनी अकाउंट्स के सारे सवाल, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा एग्जाम में और उसमें कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी निकला हुआ होगा। आपका वो बचकाना वाला सवाल अब नहीं आता, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, फिर कैरेज इनवर्ड और ये और वो पता नहीं क्या क्या, ये अब नहीं आता, कॉस्ट ऑफ सेल निकली भी होती। कॉस्ट ऑफ सेल में गलती ना हो, ये पहली गलती समझा दी। कॉस्ट ऑफ सेल की और गलतियां बाद में आती रहेंगी साथ साथ साथ, वो हम सही करते रहेंगे उसको। ये एंट्री याद कर लो, जब जब लॉस निकलेगा और लॉस को चार्ज करना होगा इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल पे, तो ये एंट्री बनती। इसको ऐसे समझ लो, ये जो था ना 40 से बना के आए हुए थे, बनाना कितने सही था, कितने से गलत है ये, 4000 से ये एंट्री बनेगी, ये समझा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 4000 और इन्वेंट्री क्रेडिट 4000। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ते ही जीबी को खुद ही खा जाएगी, छोड़ दो उसको। कॉस्ट ऑफ सेल का इनवर्स रिलेशन है जीबी से, वो जीबी को सही करेगा, ऊपर का सारा डेटा खुद ही सही हो जाएगा। और इन्वेंट्री एंडिंग जो बैलेंस शीट में पड़ी हुई वो 40 से पड़ी हुई, उसको 36 पे होना था, तो उसमें से 4 निकाल दिए मैंने। तो एक एंट्री ने दोनों काम कर दिए, मेरी इनकम स्टेटमेंट जो एंडिंग इन्वेंट्री हिट हुई थी उसको सही किया, और मेरी बैलेंस शीट में जो गलत इन्वेंट्री चली गई एंडिंग को भी सही कर दी, उस दोनों काम कर दी। लेकिन ये एंट्री कब बनाओगे, हाँ जब हम अपनी कंपनी में ड्राफ्ट बना रहे हैं, फिर तो नहीं बनाएंगे क्योंकि हम एनआरवी करके ही लेके जाएंगे। अगर हम भूल गए तो सर इस एंट्री के बगैर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा एंट्री दिखाओ, पता नहीं कहाँ की है तुमने, मुझे क्या पता तुमने क्या, ये एडजस्टिंग एंट्री है बेसिकली देखा जाए। इसमें कोई सवाल, देखो अब ये सवाल है किसी पर एग्जाम का, इसमें ये क्या बता रहा था, जरा पढ़ो सवाल। एबीसी कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है एयर एंड पे 4 था, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 इन्वेंट्रीज हैं, 40, 120, 70 और 60, सही है। क्या इन सबकी सेलिंग दी हुई है, एक स्टेप आसान हो गया आपका, आपको सेलिंग निकालनी नहीं, लेकिन ये चाहे तो सेलिंग चेंज कर सकता है, ये बात फैक्ट है। और अगर ये सेलिंग दी भी ना होती तो क्या देता फिर एग्जाम में, बताओ, हिंट क्या देता, मार्कअप मार्जिन। जब उसको सेलिंग नहीं देनी होती ना तो क्या कहता है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बना लो सेलिंग होती जाओ, मार्जिन मार्कअप दे रहा हूँ, बना लो। फिर एनआरवी शुरू होगी, पहले सेलिंग बनाएंगे फिर शुरू करेंगे। अब मेरी पहली कंडीशन ए पे अप्लाई हो रही है, वैसे अगर मैं देखूँ ना तो ए में एनआरवी बन नहीं रही, मतलब लॉस नहीं बन रहा, चेक करो, 40,000 की और 45,000 की, तो लॉस तो नहीं हो रहा, मुझे साफ नजर आ रहा। बट क्या लिखा हुआ नीचे, कमीशन देना होगा, 10% कमीशन देना होगा। तो इसका मतलब है ये कमीशन किस पे लगेगा, लगा के देख लो, 45,000 का 4500 माइनस कर दो, 40,500 अभी भी ज्यादा है। अब बताओ क्या डिसीजन लिया, कि ये जो भी आइटम है इनकी कंपनी का, इसको 40 पे रहना चाहिए, तो यहां से एक फाइनल हुआ 40। अब दूसरे पे चलते हैं, अब यहाँ पर 120 हम कह रहे हैं, 110 ये कह रहे हैं, वैसे ही बर्बादी हुई हुई है। मार्केट में कहा भाई रीवर्क होगा, कितने का, लेकिन क्या रीवर्क के बाद सेलिंग में फर्क पड़ रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे में फर्क समझाओ पहले तो। सर कमीशन विदाउट चेंजिंग द सेलिंग प्राइस, और सेकंड में
रीवर्क विद चेंजिंग द सेलिंग प्राइस। अब पहला स्टेप क्या याद करवाया था? पहले सेलिंग प्राइस देखो, मिक्स नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने रीवर्क को परसेंटेज में नहीं रखा। तो चलो आपका सवाल गलती से भी सही है, क्या समझे? अगर मैं परसेंटेज में रखता ना, पता नहीं किस पे लगाते परसेंटेज, पुरानी सेलिंग पे या नई सेलिंग पे, वहां फंस जाते फिर आप। अभी तो आसान है, बात समझ में आई? यहाँ पे रीवर्क हुआ है 5,000 का, ये बात श्योर है कि वो यहां से क्या होना है, लेकिन मैं नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस में चेंजेस आ रही है, चाहे ज्यादा आ रही हो चाहे कम आ रही हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं क्या करूंगा, उसके बाद माइनस करूंगा। ये मैं हैबिट बना लूं, अब हैबिट बना लूं, क्योंकि अगर इसने परसेंटेज दे दी ना तो घूम जाओ। यहां पर ये कॉस्ट टू सेल है बेसिकली 5,000 ना, मेरे जहन में तो इसमें से माइनस कर दूं, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ था, हैज टू बी मेड देन कुड बी सोल्ड फॉर 90% ऑफ द सेलिंग प्राइस। का मतलब सेलिंग प्राइस बदल रही है रीवर्क से। तो पहला स्टेप क्या हो गया, सेलिंग प्राइस चेंज करो, ये जरूरी है ये। यहां क्यों नहीं कहा मैंने, ये यहां क्यों नहीं रोका आपको? सर मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ कहा कमीशन देंगे बस। इसका मतलब यूर स्टक ऑन 45 ना, आसान है। 45 पे 10% लगेगा भाई, ऐसी कैसी किया था आप लोगों ने। तो पहले तो मैंने 110 को 90% पे लाया, 99,000 बन गया वो, उसमें से 5 निकाल दिए, 94 बन गया वो। अब मैंने कंपेयर किया उसको, 94 कंपेयर विद 120, नाउ फाइनलाइज्ड 94। नाउ वी हैव टू आंसर्स ना, 40 एंड 9। यहां तक कोई मसला? अब तीसरे पे आओ। कह रहा है जस्ट रियलाइज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, और कोई काम वाम नहीं हो रहा, बस मिल ही नहीं रहे पैसा उसका। तो हमने कहा सही है, सेलिंग 90 है, इसको 80 पे ले आओ। 72 अभी भी अच्छा है, इतना बर्बाद होगी भी अच्छा है, क्योंकि 2,000 का फायदा हो रहा है। तो अकाउंटिंग ने कहा भाई सही है, लोअर के हिसाब से किस पे रखो। 3 आंसर आ गए, 40, 94 और ये 70,000। और ये जो चौथा है ना, ये थोड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का, ये बहुत आता है। कैसे? कह रहा है पैकिंग करानी होगी कितनी ऑफ दी, फुल स्टॉप लगा जाता ना यहाँ पे, फिर रुक जाता। कह रहा है देन कुड बी सोल्ड फॉर अबव सेलिंग। अब बताओ क्या करूं, पहले बंदो जाके उसको जाओ। बात समझ में आई? पहले तो इसको बदलो भाई, ये सही नहीं है, ये 54 है। 54 का 5% लेगा, वो इतना शरीफ नहीं है, वो माइनस कर दो उसमें। फाइनल आंसर आ गया। अब कंपेयर करो, डिसीजन ले लो। इसका मतलब है सबको सेपरेट सेपरेट जिले कैलकुलेटर पे करना है, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं होता पेपर में इतना बड़ा खास। यहाँ से 40 फाइनल हुआ है, 70, यहाँ से 94, यहाँ से 51 300, सबको क्या किया, ऐड। ये पेपर का सबसे शरीफ सवाल होता है, क्योंकि इसने कंपनी की आइटम्स को कैटेगराइज कर दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये कम आता है पेपर। एक होता है मेरी कंपनी में बहुत सारी इन्वेंट्री है, मैं तो क्या करूं मैं, उसमें से कुछ खराब है, मैं तो बता दो देते कौन सी वाली खराब है, नहीं वो आप खुद करो ना, अभी बताएंगे बात। तो ये इंक्लूड एक्सक्लूड का सवाल होता है, ये फेवरेट है उसका, कि इन्वेंट्री को तुम कैटेगराइज तो कर नहीं रहो, मुझ पे छोड़ दिया उल्टा। अब मुझे थोड़ा और ट्रिकी चलना पड़ेगा उसके अंदर, कि आइदर टू मेक अ लॉस और नॉट, देखना पड़ता है। ये इसका फाइनल आंसर है, इन सबको ऐड करो, आंसर आ जाएगा। इस लॉजिक पे, इससे भी इस लॉजिक पे बीपीबी ने एक सवाल बनाया। एमसीक्यू नंबर 132, कैपलान पे इस लॉजिक का सवाल नहीं है, वो इंक्लूड एक्सक्लूड वाले पे खेलता है। बीबीबी किट 132 एमसीक्यू।
ठीक है। सी आंसर 95 100। अब देखो इसमें क्वांटिटी को पहले मत लो, पहले ना रेट फाइनल करो, क्वांटिटी बाद में लेना। जैसे कि ये 40 है, ये 55 है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका सेलिंग एक्सपेंस कितना है 8, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 47 ज्यादा है 40, तो मैंने 40 को फाइनल कर दिया, तो 40 मतलब 1000 से किया तो 40,000 आ गया, ये एक तरफ हो गया। दूसरा 25 में से 4 निकालो तो 21, 15 से बहुत अच्छा है, तो इसका हम उसको 15 पे रखेंगे। 15 को किया मल्टीप्लाई 2500 से, दूसरा आंसर आ गया। 27 माइनस 5 22, 23 से कम है, मैं किस पे रहा फिर 22 पे, 22 को मल्टीप्लाई किया किससे, तीनों को ऐड करो, इसमें कोई मसला। डन हो गया। चलो ये ट्राई करो, ये 2020 में आया भी था पेपर में, बताओ लेते। 133 MCQ है। पैसे क्या आ रहा था उसका NRV, 15,300। नहीं वो गलत आ रहा था, आंसर तो सही आ गया, लेकिन वो NRV गलत आ रहा था। हाँ 14,998 आ रहा, सिर्फ 98 ज्यादा, उस वजह से लोअर लेना पड़ा और 14,900 आंसर हो गया। मसला है ना, देखो इसके अंदर सबसे पहले तो आप 166 को मल्टीप्लाई करो 100 से, सबसे टॉप पे ले आओ उसको, इसमें पहली वर्किंग होगी ये 13 के हिसाब से, जो फ्यूचर में होनी है, ये भी मेरा ही नुकसान है। दूसरा कमीशन लेगा वो रेवेन्यू पे, तो 166 जो ऊपर लिखा हुआ है, जो कि 100 से मिला के कितना बन गया था 16,600, उस पे लगाओ 2%। यही आ रहा है 14,968। अब सिर्फ एक 68 की वजह से जो है ना वो लोअर पे 14,900 हो। ये बात समझ में आई, 16,600 माइनस 1,300, ये जो रीवर्क का है 100 के हिसाब से, और एक 2% कमीशन जो सेलिंग पे मिलेगा, जो 16,600 पे देना पड़ेगा 2%, वो कितना आ रहा है 16,600 का 2%, 332। अब हमारे 3 आंसर आ गए, 16,600 माइनस 1,300 माइनस ये जो 332, अब कितना आया देख लो, NRV आ गया, उससे वो ज्यादा आ रहा है असल में, बाद में भी ज्यादा, तो कॉस्ट पे रखना पड़ा फिर हमें उसको 14,900 पे। अच्छा इस क्वेश्चन का ना कुछ चीज ना दिमाग में रट्टे भी होते हैं, वो रट्टे क्या होते हैं, इसके कितने आंसर हैं 3 ना, इसका चौथा ये रहा,
4 आंसर हैं इसके। 1 साल पुरानी किट है, उसमें ये जो चौथा वाला आंसर है ये नहीं था। ये बड़ी मेहनत की है बीबीबी ने इस साल ऑप्शन चेंज करके ना, तो बड़ा फायदा हुआ उनको बेचारों को, वरना यहाँ पे था इससे भी बड़ा आंसर। तो सबसे छोटा कौन सा था? 14,900। इस सवाल को बगैर सॉल्व करें 14,900 पे टिक लगाते ना तो भी सही रहता, क्योंकि उससे ऊपर तो वो हो ही नहीं सकता। नहीं समझे? पुरानी किट में ये 14,968 नहीं था, ये आंसर नहीं था, कुछ दूसरा आंसर लिखा हुआ। तो वो आंसर भी बड़ा ही था, कुछ 15,000 समथिंग कुछ था। तो ये कितना लिखा हुआ है? 14,900। ये उससे बड़ा है, ये भी बड़ा है, और ये भी बड़ा था। तो अगर बच्चा सॉल्व ना भी करता, उसको पता है एंडिंग इन्वेंटरी ज्यादा जाने से रही, वो तो कम से जाएगी, तो वो आंसर 14,900 ही होना था, चाहे सॉल्व करो या ना। अच्छा, अभी भी यही होना है, गौर करो। वो चालाकी थोड़ी सी ये हो गई कि ये मरा निकाल के दे दी, लेकिन क्या फायदा? ये निकाल के भी दिया आपने, क्या फायदा? लोअर ही लेना था वैसे भी। तो अगर मैं इस पूरे 4 ऑप्शंस को पढ़ के सोचना छोड़ देता और डायरेक्ट टिक लगाता, तो मैं किस पे लगाता? दैट्स ऑल। ऐसे बहुत सारे सवाल किट में कभी कभी आ जाते हैं जिसके अंदर सोचना नहीं होता, सिर्फ देखना होता है, बस सामने आंसर पड़ा हुआ होता, टिक लगाओ आगे बढ़ो। इसमें कोई इशू? ये आंसर था उसका वैसे। है तो ये थ्योरी का सवाल अब जो ये बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन इसमें मैं चाहूंगा कि आपकी परफेक्शन चाहिए थोड़ी सी ना। अगर आपकी कॉस्टिंग परफेक्ट है तो हो जाएगा आपसे। थ्योरी है, यस और नो करना है। पहले के बारे में बताओ क्या लग रहा है? पहला क्या है? पहले वाले से ना सिर्फ आपकी कॉस्टिंग परफेक्ट समझ में आती है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो मैनेजमेंट में। सही है। और ये आंसर गलत हो जाता है। मतलब आज तक बहुत कम हुआ है कि इतने सालों में किसी ने उनका सही आंसर दिया हो उसे। इसका आंसर है इनकरेक्ट। उसका रीजन याद है आपको? आप मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं ना, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें फिक्स कॉस्ट लेते हैं, स्टैंडर्ड, नॉट एक्चुअल। एक्चुअल पे तो क्या होता है, फिर वो अंडर ओवर आता है, और वो बाद में ही पता चलता है हमको। तो फिलहाल हम एक्चुअल लेके स्टैंडर्ड लेके आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब एंड होता है तो वहां देखते हैं भाई एक्चुअल कितना आया। और आपको क्या कह रहा है, इन्वेंट्री में एफओएच को लेते ही कौन सा है? एक्चुअल। नहीं सर, हमें तो पता ही नहीं होता एक्चुअल तो। हम तो पहले स्टैंडर्ड पे चलते हैं या बजटेड पे चलते हैं, बाद में कभी पता चलता है जाके कि एक्चुअल कितना था, वहां से ओवर अंडर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट आता है। याद आ रहा है कुछ थोड़ा सा? तो इसका मतलब है कि इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल बेसिस ऑफ कंपनीज स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी या बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो वो सोच के बैठे होते हैं। एक्चुअल तो बाद में पता चलता है, वो वेरिएंसेस हो जाते हैं उसके अंदर। दूसरा पढ़ो। ट्रू फॉल्स? अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, क्लियर बताओ। जी। देखो हुआ क्या, एनआरवी निकालने के लिए कॉस्ट टू सेल माइनस होती है, हमें पता है। लेकिन सर सेटलमेंट डिस्काउंट तो परचेज के बाद जब पेमेंट दे रहे थे उसी वक्त ही मामला, उसका एनआरवी से क्या ताल्लुक है? बहुत पुरानी बात हो गई वो तो, इसीलिए गलत है। क्योंकि मैंने आपको एक लिस्ट दी हल्की फुल्की ना, मार्केटिंग, प्रिंटिंग, रीवर्क,
डैमेज को सही करना, या कमीशन देना, या ट्रांसपोर्ट देना किसी जगह भेजने के लिए, या एड कैंपेन चलाना, ये सब तो कॉस्ट टू सेल है, ये नहीं होता। तीसरा, समझ गए इसको, आगे चलो चौथा। इसका मतलब भाई सारे ही क्या थे। अब बताओ होता क्या है, स्टूडेंट कहता है दो इनकरेक्ट है, कुछ तो करेक्ट होगा, और अगर सारे इनकरेक्ट है तो अपने आप से पूछ रहा है मैं इतना अच्छा कैसे हो गया। मुझसे समझ में नहीं आ रहा, उसको पढ़ रहा है, क्यों पढ़ लो भाई, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि अगर ये गलत है तो भाई ये गलत है। एक सवाल आया इंपेयरमेंट में, उसमें सारे करेक्ट थे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सारे करेक्ट तो नहीं हो सकता, ये कैसा सवाल है। अब उसको फिर दोबारा पढ़ लें, ये गए 30 सेकंड बर्बाद, फिर दोबारा पढ़ लें। भाई क्यों पढ़ लो, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंटली तुमने पहला पढ़ा था, कॉन्फिडेंटली पहला पढ़ा था, उसमें तुमने कहा था इनकरेक्ट, तो बस खत्म हो गई ना बात। दूसरा भी तुमने पहले को भूल के पढ़ना, दूसरे की बात पहले से लिंक्ड नहीं है, दूसरी बात है। अगर वो भी इनकरेक्ट है तो कोई बात नहीं, वो भी इनकरेक्ट है भाई, अब तीसरे का दूसरे से लिंक नहीं है, तो ये समझ के करते ना। एक सवाल था उसमें पहला इनकरेक्ट, बाकी सब करेक्ट, इनकरेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो चलो वो फिर बोले हाँ ये सही, उस पर डाउट नहीं है। लेकिन ये जो सारे इनकरेक्ट सारे करेक्ट वाले ना, ये तो बहुत ही कंफ्यूजन भाई, ऐसा कैसे हो सकता है सारे इनकरेक्ट। ये थोड़ा सा ख्याल रखना होगा इस पेपर के अंदर। अच्छा जी, आखिरी चीज आज की, सारी। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, पहले तो क्वेश्चन समझाना है, फिर सॉल्यूशन। कोई चेंजेस नहीं, बस आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उसको वर्डिंग से ही खेलना आता है हमसे। सवाल में क्या लिखा हुआ है आपके पास, टोटल इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, ऐसा पिछले सवालों में था कभी। पिछली एनआरबी भी की हैं बहुत सारी हमने, अलग अलग दी हुई। ये तो सिंगल एसेट एनआरबी आ रही है, ये तो अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है उसके एनआरबी आ रही है। तो कैटेगरी वाले को क्या सॉल्व करना है, हर को अलग अलग देख, फिर सबके आंसर्स मर्ज कर देना। यहाँ पर ये मर्ज हुए हुए हैं, बहुत बड़ा वेयर हाउस है हायर कंपनी का, उसके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसमें से कह रहे इसमें इंक्लूड है दो ऐसे जिसमें मुझे डाउट है। इंक्लूड लिखा हुआ है, इसमें दो आइटम पे मुझे डाउट है, तो हम मुझे सुकून से इसकी एनआरबी करनी है। और यही सेम क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा, एक फिगर चेंज नहीं होती, आंसर पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर आपने ये सरसरी पढ़ते हुए निकल गया क्या एक्सक्लूड इंक्लूड से क्या होता है, सर सवाल बदल जाता है और खूबसूरत सा जीरो मिलता है, मतलब ये, क्योंकि हम समझते हैं हम सही कर रहे हैं, क्या समझे। तो पहले तो जरा इंक्लूड जो कि फेवरेट है ज्यादातर आया हुआ है उसको कर लेते हैं। एक्सक्लूड फेवरेट नहीं है, एक आध दफा सीआरक्यू में देखा था मैंने एक्सक्लूड वाला, लेकिन एक्सक्लूड वाला बहुत ही हल्का होता है। सही है, वही उसने हल्का वाला ही दे दिया, क्योंकि हल्की वाली हमें ध्यान में नहीं होते ना, तो वहां हम वही ये वाला ट्रीटमेंट करके आ गए तो गलत हो जाएगा पूरा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट कितनी है और ये कितना है 36,800। मेरा सवाल है ये दोनों इसमें इंक्लूड है, Yes. सही है, और इस सवाल में इंक्लूड नहीं है, ये इजी सवाल होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता। अच्छा इसमें सेलिंग प्राइस दी हुई है दोनों की, इसका मतलब इसको एनआर वो माँ का मार्जिन से बनाना नहीं है मुझे, एटलीस्ट एक सुकून हो गया। और आगे लिखा हुआ है कमीशन देते हैं विदाउट चेंजिंग द सेलिंग प्राइस, बहुत इजी बनाया सवाल, तो सही है, इन पे कमीशन निकाल दो 10% का, क्या हो गया इसमें। 2500 यहाँ से हटाओ, 2000 यहाँ से, 4000 यहाँ से हटाओ, तो नई वैल्यूज क्या आ गई। अब कह सकते हैं आपका सॉल्यूशन कुछ इस शक्ल का हो गया,
एक ये दोनों आंसर जो पहले से पता थे और ये मैंने खुद निकाल लिया। जब भी इंक्लूड का सवाल आए विच एवर इज लोअर नहीं चलाते हो, सुन लेना, क्योंकि लोअर तो उस वक्त होता है जब कोई एक उठाना हो, लोअर उठाना हो। ये तो दोनों ऑलरेडी उठा चुके हैं, इंक्लूड है उसके अंदर। अब एक लंबा सॉल्यूशन है, एक छोटा सॉल्यूशन है। लंबा सॉल्यूशन क्या है, ये दोनों गलत है सर, ये दोनों सही है। तो एक काम करते हैं, गलत वालों को माइनस कर देते हैं, सही वालों को ऐड कर देते हैं। ये लंबा सॉल्यूशन है फजूल का। इसका एक शॉर्टकट है हमारे पास। अगर इन दोनों को माइनस करके लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो तो डायरेक्ट लॉस निकाल दो। पूरी इन्वेंटरी निकालने के लिए किसने कहा? पूरी माइनस कर रहे हैं फिर पूरी ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई? टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। अब ये देखो 23,400 ऑलरेडी ऐड है, लेकिन होना कितने का चाहिए था ऐड? इसका मतलब कम वाला ऐड होना चाहिए था। तो कितने से कम वाला ऐड होना चाहिए? कितने से? 900 से। तो भाई 900 हटा दो, खुद ही सही हो जाएगा वो। और यहाँ पे 36,800 तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन मुझे 36 रिकॉर्ड करना है, तो 800 का मसला आ रहा है। 800 हटा दो। तो ये सॉल्यूशन देखो 24 244 300, इससे भी कितना आ रहा है? ये बात है। लेकिन आपको जो अच्छा लगे वो कर लें, मुझे क्या करा है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इंक्लूड के सवाल में हम सिर्फ लॉस पे फोकस करें। इफ यू गॉट द लॉस तो हम लॉस माइनस कर देंगे टोटल में से जो ऊपर पड़ा हो, और अगर गेन हो गया छोड़ देंगे, वही टिक लगा के आएंगे जो ओपनिंग में था। तो मैंने सेम क्वेश्चन ना 5% से करवाया, सेम क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा बना, दोनों में गेन हो गया। कभी एक में गेन एक में लॉस, मे बी पॉसिबल, मर्जी है भाई उसकी। दोनों ही गेन हो गए। इसका मतलब है मेरी इन्वेंट्री जो मैंने रिकॉर्ड करके बैठा हुआ हूँ वही सही है। तो जब तुम रिकॉर्ड करके बैठे हुए भाई तो चेंजेस क्यों कर रहे हो उसमें? तो फिर क्या किया हमने, उसको ऐसी एज इट इज। तो क्या कंक्लूड हुआ, इंक्लूड के सवाल में क्या करोगे? सुकून से एनआरवी देखेंगे, पहले आराम से निकालेंगे उसको और देखेंगे कि मेरी एनआरवी लॉस दे रही है नहीं दे रही। अगर लॉस दे रही है तो लॉस जाके डायरेक्टली जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसमें से क्या कर दो, और इफ यू गॉट गेन छोड़ दो, छोड़ दो, वही वही सही है। और जब ये सवाल एक्सक्लूड के साथ आया, सो वेरी इजी क्वेश्चन। जब ये 2 3 400 और 3 6 800 उसमें है ही नहीं, तो मैं सुकून से एनआरवी करूंगा, और जो लोअर होगा तो उसको ले जाऊंगा ऐड करके, मुझे क्या टेंशन है उसमें। इसीलिए फेवरेट नहीं लगता मुझे कभी भी इसके। तो यहाँ पे हमने जब पहले वाला सवाल पूरा सॉल्व किया तो पता चला लोअर कौन निकला, एनआरवी वाले। तो दोनों एनआरवी उठाए और ओपनिंग एंडिंग जो स्टॉक जो पड़ा हुआ था उसमें ऐड कर दिया जाके। इसमें डायरेक्ट एडिशन है हर सूरत में, क्यों? क्योंकि वो ऐड ही नहीं उसमें। और अगर ये 5% से तो मेरी कॉस्ट मुझे बेहतर लगती। पूरी मेहनत करके देख रहा हूँ कॉस्ट ही सही लग रही है, एनआरवी तो सही नहीं लग रहा। मैंने कहा कॉस्ट ले जाओ भाई, फिर कॉस्ट ऐड करवा दी। मतलब एक्सक्लूड के सवाल में ऐड ही होना है, लेकिन सवाल ये किसको ऐड करें? अपनी कॉस्ट को ऐड करें जो हमने बड़ी मेहनत से निकाली है, या जो मार्केट एनआरवी दे रही है, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ अलग थीम है थोड़ी सी। देखो चारों आंसर अलग है। हैरत की बात है कि आपने जब यहाँ 10% कमीशन के हिसाब से सवाल बनाया तो आंसर आया 244,300। इसी को 5% पे किया तो आंसर कितना आ गया? 246। सही है। इसको किया 10% से तो आंसर आया 3,04,500। इसी को 5% से किया, एक भी सेम नहीं है। तो अलर्ट हमें रहना है पेपर। पहला सवाल अलर्ट है ना, इंक्लूड एक्सक्लूड। सबसे पहले तुम उसी पे पूरा आगे का सवाल बेस करता है। और अगर इंक्लूड का सवाल है तो बस सुकून सॉल्व करो पहले, और देखो लॉस हो रहा है नहीं हो रहा। और अगर हो रहा है लॉस माइनस करो जाके, सिंपल। और गेन होने दो, छोड़ दो। और एक्सक्लूड का सवाल है वो और अच्छा है, जो लोअर निकले ले जाओ उसको, गेम ओवर उसमें भी। तो सीआरक्यू में लो एक्सक्लूड वाला सवाल बहुत ही अच्छा, एक्सक्लूड वाला सवाल है, एक ही इन्वेंट्री में मसला करता है। सीआरक्यू भारी नहीं सकता उसमें। कहते हैं एक ही तरह की इन्वेंट्री है, उसमें से कुछ इन्वेंट्री में फॉल्ट हो गया, उसी को सही करके लिख दिया। मतलब मल्टीपल इन्वेंट्रीज नहीं, तो जरा जल्दी हो जाता है सवाल वो सीआरक्यू में। हाँ, इंक्लूड के एमसीक्यूज में फेवरेट है उसके। जैसे कि ये कौन सा समझ में आ गया क्या करना है? अगर फर्स्ट करो सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है तो सवाल शुरू करने से पहले
अब लगाओ पहले और सेलिंग प्राइस निकालो, ये भी मसला है। फिर गेम शुरू करो जो भी तुम्हें बात कर रहा हो तुमसे। अब इसके अंदर एक सवाल बनाया कैपलान ने, आला, मतलब अगर वो आपसे हो जाता है विदाउट एनी हेल्प, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। बेहतरीन सवाल बनाया उसने, सही है। और वो भी एक इन्वेंट्री ली, दो भी नहीं, एक इन्वेंट्री में मसला कैसे उसका। चलो ट्राई करो उसको। ये कैपलान का क्वेश्चन नंबर 66 है, नोट कर लो और सॉल्व करो। पहली लाइन का मतलब क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली बड़ी मेहनत से, और कितनी आई? मतलब 6 जीरोस, सही है। और ये बॉक्स है ना, तो पूरा टाइप करना पड़ेगा जो भी आंसर आ रहा है, और यहाँ आगे जीरोस नहीं लिखे हुए, तो पूरा ही टाइप होगा। हाँ, 6 जीरो के हिसाब से देखना पड़ेगा। और सवाल शुरू हुआ, इस पे फोकस ज्यादा होगा, दिस इंक्लूडेड वैसे सवाल शुरू। इसमें आगे जो कहानी आने वाली है उसको सुकून से सॉल्व करना है, और लॉस है तो ट्रीट करना है, मना नहीं करना। अब करो जरा, ट्राई करो कितना समझ में आया। बेहतरीन। बाकी भी करो जरा दलील। अब जितना जिसको समझ में आया कि वो कैलकुलेटर पे करे भाई, टाइम बचाए अपने एग्जाम में, और क्या। नाइन 70. तो आपको आपकी चीज की नॉर्मल सेलिंग प्राइस पता है? आपकी चीज 210 है, आपको अपनी ही चीज की नॉर्मल सेलिंग प्राइस पता है पहले? हाँ, वो निकालो ना पहले उसको, वही वहीं फंस गया सवाल तो। कितनी? नहीं, 3 लाख आएगी भाई, मार्जिन है। वो तो ख्याल तो हमें रखना ना पेपर में। 3 लाख, ये हमारी एक्सपेक्टेड है, हम इतने में सेल करेंगे, लेकिन मार्केट ने कहा इतने में जाएगी नहीं, 80% पे जाएगी। तो मैंने फौरन उस 3 लाख को किस पे लेकर आया? 240 पे। और फिर कमीशन एजेंट को क्या दिया? 25% कमीशन। इसका मतलब है ना 3 लाख पे देंगे, ना 210 पे, वो तो 240 पे देंगे कमीशन। 25%, सही बात है। तो 60 का कमीशन दिया पहले, 180 पे आ गए। अब कंपैरिजन होगा 210 से 180 का, वो 210 की कॉस्ट थी हमारी, तो 30,000 का लॉस हो रहा है। 30,000 के लॉस को भाई 1 मिलियन में से माइनस कर दो, लॉस ही हो रहा है। 970। समझ में आई? सेलिंग प्राइस समझ में आई कैसे निकली? ये देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। जिस इंक्लूड एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट कितनी है, तो ये कॉस्ट तो मैं एक तरफ लिख दूंगा क्योंकि मुझे कंपेयर इसी से करना। हैड बीन डैमेज, खराब हो गई है हमसे, सही है। देर आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अचीव देयर नॉर्मल सेलिंग प्राइस, वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस अचीव नहीं कर पाई। मैंने इसलिए पूछा भाई नॉर्मल सेलिंग प्राइस लिखी हुई है कहीं? कह रहे वो हम 30% मार्जिन पे रखते हैं हम। तो पहले वो तो निकालो, आगे कैसे बढ़ोगे? तो क्या किया, मार्जिन है तो ये 70 है, इसका मतलब है, सिंपल सी बात है। तो इसको 100 पे लेके जाना है, तो 100/70 करना हो। करो देखो कितना आया। 210 का 3 लाख आ गया। ये है वो आपकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जिस पे आप चाहते थे, लेकिन मार्केट कह रही है अब डैमेज की वजह से इतने का बिकेगा नहीं।
तो फिर हमने पूछा भाई कितने का बिकेगा, कह रहे हैं 80 पे बिकेगा। तो हमने क्या कर दिया, अपने 3 लाख को किस पे ले आए, 80 पे ले आओ। कितना आ गया देखो फिर, 240 आ गया। अब बताओ कमीशन एजेंट को कमीशन किस पे दोगे, ऑब्वियस ऑब्वियस करो दो। तो 240 में से 60 हटा दो, सेलिंग एक्सपेंस है 180 आ गया। नाउ यू कैन एनआरबी कंपेयर विद योर कॉस्ट, कॉस्ट 210 है, ये 180 है, लॉस तो हो रहा है 30,000 का लॉस हो। और ये एक सवाल क्योंकि इंक्लूड का था, क्योंकि ये इंक्लूड का था तो लॉस माइनस होगा। अगर ये एक्सक्लूड का होता तो इतनी मेहनत करने के बाद मैं 180 ऐड कर देता किसमें, 1 मिलियन, तो 1180000 बन जाता है, सही वो भी होता। तो एक वर्ड चेंज कर दो, है एक्सक्लूड लिख दो, क्या समझ। तो यही एक वर्ड का गेम है सारा, मतलब इससे लेंदी क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर हर चीज ही गायब थी, खुद निकाल लेंगे सारी। सबसे अच्छा सवाल है ये, क्या प्लान, इससे अच्छा सवाल नहीं ना बीबीबी में, क्या प्लान, सही है। अच्छा जी, एक आखिरी चीज के बाद ये पूरा स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। वो आखिरी चीज कराने के बाद 2-3 सवाल और हो जाएंगे हमारे। वैसे ये हो सकता है, ये तो हो ही गया आपके पास। इनके पास टोटल जो सवाल थे ना इन्वेंट्री के, कैप्लान में 5 थे, ये हो गया 66 देख लो, सही है। 65 हो गया, ये मुझे वो लॉजिक देनी है, उसके बाद ये हो जाएगा 64 जो, 63 हो गया, सही है। और एक ये है 61, 61 और 63 का सेम लॉजिक पे मुझे सिखानी है, फिर ये दोनों भी हो जाएंगे, आसान है मुश्किल नहीं है, सही है। और ये तो कॉपी पेस्ट है, ये हो चुका। हाँ ये कर लेना, सही है, ये होमवर्क ले लो। बीबीपी किट 140, बचकाना किस्म का सवाल है, जल्दी हो जाएगा आपसे, कैप्लन इतना भारी नहीं है ये। 140 बीबीपी किट, सही है। ये बाकी था, ये आप कर सकते हो, ये हो चुका है 139, ये नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ये हो चुका। ये 41 का है, ये 41 का है, ये 41 का है, ये 33 हो गया, खत्म। बस अब एक छोटी सी लॉजिक रह गई है, बस 15 मिनट की, पूरा चरण खत्म हो जाएगा। वेनेसडे को रखेंगे, सही है। मतलब इस वीक जो है ना, ये देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ पूरी हो जाए जरा, इसीलिए जरा थोड़ा सा हल्का कर लो, तो स्पीड बढ़ेगी थोड़ी सी जरा। इस वीक को जाने दो, वेनेसडे को एक रख लेंगे, एक कोई फ्राइडे को रख लेंगे फिलहाल, फिर फाइनल करेंगे। वरना फिर जो उसके अगले वीक से ना संडे ऑन हो जाए, 3 क्लासेस फाइनल हो जाएंगी और संडे ऑन हो जाए, मतलब 4 क्लासेस हो, फिर वो एंड तक चलेगा प्लस लेक्स, सही है। 16, ये तो हल्का था ना, तो मैं थोड़ा भारी भी लेके चलेंगे। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट भाई वो बड़ा है, वो इंपॉर्टेंट है।